जी हजरात, वेलकम टू लेक्चर 2 ऑफ आइजा 500। पिछले लेक्चर के अंदर हमने आइजा 500 स्टार्ट किया था। मैंने बोर्ड पे इसका डायग्राम बनाया था और मैंने बताया था कि एविडेंस हासिल करने के दो मेथड होते हैं, एक होता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल और एक होता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर। हम दोबारा रिकॉल करते हैं, एविडेंस हासिल करने के दो मेथड, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। इसका ऑब्जेक्टिव कुछ और है, इसका ऑब्जेक्टिव कुछ और है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ TOC is to assess the internal controls operating at the audit line. The objective of substantive procedure is to verify the closing number of P&L and balance sheet. अगर 100% हम काम करते हैं तो ये हमारे काम का 20 से 30% है, और अगर 100% में से अगर सब्सटेंटिव का परसेंटेज बताऊं तो डेट इज 60 to 90% में भी। ठीक है जी। अब ये परसेंटेज वेरी कर रहा होता है, 95 भी हो सकता है, कुछ केस में हो सकता है कि 98% भी हो जाएगा, हो सकता है 55 हो जाएगा। ये बताऊंगा आगे जाके जब हम कवर करेंगे सैम्पलिंग। इससे समझ ही आ रहा है कि द ऑडिट इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन सब्सटेंटिव प्रोसीजर। अगर आप किसी से पूछते हैं जो ऑडिट फर्म में काम करता है, आजकल तुम क्या वेरीफाई कर रहे हो, तो शायद वो आपसे ये कहेगा, यार आजकल मैं सेल्स का हेड कर रहा हूं, आजकल मैं बैंक लोन का हेड कर रहा हूं, आजकल मैं करंट लायबिलिटी का हेड कर रहा हूं, आजकल मैं डेटर्स को वेरीफाई कर रहा हूं, आजकल मैं रिसीवर्स को वेरीफाई कर रहा हूं, आजकल मैं करंट एसेट्स को वेरीफाई कर रहा हूं। इसका मतलब है जो भी कर रहा है वो सब्सटेंटिव कर रहा है। जहां P&L बैलेंस शीट के क्लोजिंग नंबर को वेरीफाई कर रहे हैं इन द केस ऑफ P&L फॉर द ईयर एंडेड और इन द केस ऑफ बैलेंस शीट एज ऑन द रेलिवेंट बैलेंस शीट डेट, चाहे वो जून की बैलेंस शीट डेट हो या वो दिसंबर 31 की डेट हो। ये दो मेथड, रिपीट करें, दो मेथड्स को करने के तरीके कॉमन। कायरो 8 प्रोसीजर्स, कॉन्फर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर, इंस्पेक्शन ऑफ एसेट, इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, इंक्वायरी, आर स्क्वायर, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस एंड ऑब्जर्वेशन। इंस्पेक्शन ऑफ एसेट, एक ऑडिटर जब बैलेंस शीट डेट के ऊपर क्लाइंट पर फिक्स एसेट्स या इन्वेंट्री या कैश इन हैंड की काउंटिंग कर रहा है, वो जो कर रहा है वो प्रोसीजर है, नाम है उसका इंस्पेक्शन ऑफ एसेट। दौरान ऑडिट जब हम डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं, कोई भी हेड हो, एक्सपेंसेस हो, सेल्स हो, कॉग्स हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब करंट एसेट्स हो, रिसीवर्स हो, पेबल्स हो, इनको वेरीफाई करने के लिए जो हम डॉक्यूमेंट्स देखेंगे उनका देखना इज कॉल्ड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। मेमोरेंडम है, रिपीट करें, मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, गेट पास, एग्रीमेंट्स, कस्टमर एग्रीमेंट, सप्लायर एग्रीमेंट, GRN, GDN, बैंक स्टेटमेंट, जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, कॉन्ट्रैक्ट्स, इन सब का देखना इज इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट। कुछ किताबों में लिखा हुआ है इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और कुछ किताबों में लिखा हुआ है इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। दोनों जुमले आप इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर सकते हैं। रिपीट करें, दौरान ऑडिट जब हम क्लाइंट से फॉर्मली या इनफॉर्मली इंक्वायरी करते हैं, चीजें पूछते हैं, रीजनिंग पूछते हैं, नंबर बढ़ने की रीजनिंग, नंबर कम होने की रीजनिंग या अदरवाइज कोई और चीज पूछते हैं, दिस इज कॉल्ड इंक्वायरी। दिस कैन बी डन बोथ फॉर्मली एंड इनफॉर्मली। जो कर रहे हैं वो प्रोसीजर है, नाम है उसका इंक्वायरी। रीपरफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन, जब एक ऑडिटर क्लाइंट की किसी भी कैलकुलेशन को, किसी भी वर्किंग को एज इट इज चेक करेगा, डेप्रिसिएशन, बोरिंग कॉस्ट, एमोर्टाइजेशन, इस कैलकुलेशन को एज इट इज चेक करने को हम कहते हैं रिकैलकुलेशन। बट इफ द सेम कैलकुलेशन इज परफॉर्म और वेरीफाइड और डन बाय द ऑडिटर्स ओन मेथोडोलॉजी, उसी वर्किंग को जब हम अपने तरीके से करेंगे वो कहलाता है रीपरफॉर्मेंस। कहो ऑब्जर्वेशन, ये याद करना, आगे सब्सटेंटिव में भरा वही बात की थी मैंने। ये तुम्हारे एग्जाम में 20 से लेके और 35 नंबर तक का आ रहा है, और वो उस वक्त समझ आएगा जब ये आज का लेक्चर आइजा 500 जो उस वक्त हम डिस्कस करें, अगर इस पे ग्रिप हो गई तो आगे TOC और सब्सटेंटिव दोनों की मंजिल आसान हो जाएगी। रिपीट करें, ऑब्जर्वेशन, व्हेनेवर
we are observing a process being performed by others, it is called we are observing. मैं इस वक्त पढ़ा रहा हूं, आप मुझे पढ़ाता हुआ देख रहे हैं, ये आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये ऐसी बात हो गई, ठीक है जी। क्लाइंट इन्वेंट्री काउंटिंग कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं और आप उनको देख रहे हैं कि भाई वो इन्वेंट्री काउंटिंग सही कर रहे हैं, तो वो जो कर रहे हैं वो इंस्पेक्शन ऑफ एसेट है, जो मैं और आप कर रहे हैं वो ऑब्जर्वेशन है। मैं कैश काउंटिंग कर रहा हूं, मेरे हाथ में नोटों की गड्डी है, बताऊंगा कि हम ऑडिट में कैश काउंटिंग कैसे करते हैं, मैं मशीन लेके आऊंगा, पैसे लेके आऊंगा और आपको गिन के बताऊंगा कि हम एक्चुअल आर्टिकलशिप में हम बैलेंस शीट डेट पर, ईयर एंड के ऊपर हम काउंटिंग कैसे करते हैं। वो जो काउंटिंग हो रही है, अगर मैं काउंटिंग कर रहा हूं तो मैं इंस्पेक्शन ऑफ एसेट कर रहा हूं, जो मुझे देख रहा है वो ऑब्जर्व कर रहा है। लेकिन अगर आप काउंटिंग कर रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं कि आप काउंटिंग सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो आप जो कर रहे हैं वो इंस्पेक्शन ऑफ एसेट है, जो मैं कर रहा हूं वो क्या है, वो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। माल गोदाम में उतर रहा है, माल ट्रक पर है, नीचे जमीन पर आ रहा है, लोड हो रहा है, उसकी इंस्पेक्शन हो रही है, एक प्रोसेस हो रहा है, मैं और आप देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, वी आर ऑब्जर्विंग। वी ऑलवेज ऑब्जर्व अ प्रोसेस बीइंग परफॉर्म बाय अदर्स। इंस्पेक्शन ऑफ एसिड में और ऑब्जर्वेशन में फर्क है, याद रखना, ठीक है जी। अब आए ए, एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ये मैंने बताया था, सेपरेट टॉपिक है ये। आयदा के नाम याद हो जाने चाहिए जी, नाम और नंबर दोनों रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि मैं इतनी बार रिपीट करूंगा कि आपको आयदा के रेफरेंसेस याद हो जाएं। F8 के एग्जाम के लिए इट इज नॉट मैंडेटरी, हाउएवर जब आप ट्रिपल ए के एग्जाम देंगे, ऑप्शनल में जाएंगे, जब आप P7 देंगे तो वहां आपको पेपर में उसका रेफरेंस यूज करना पड़ेगा। कहें 520 एनालिटिकल प्रोसीजर। वैसे तो इसकी 8-9 एग्जांपल्स हैं, फिलहाल मैंने लेक्चर नंबर 1 के अंदर इसकी मैंने आपको 2-3 मिसालें दी थी, मैं दोबारा रिकैप करता हूं, ठीक है। सपोज करें ये बैलेंस शीट है और मेरे पास आ रहे हैं डेटर्स, और हम इस वक्त बैठे हुए इंडस मोटर्स के अंदर, ऑटोमोबाइल सेक्टर है। अब रिपीट करें, जब इस नंबर को डेटर्स को पिछले साल से, अगर ये 2020 और अगर मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं 2019 से, एक नंबर को इस नंबर को जब मैं पिछले साल से कंपेयर करूंगा, इस क्लोजिंग नंबर को पिछले साल के क्लोजिंग नंबर से कंपेयर करूंगा, ये कंपेयर करना is an example of analytical procedure। जब मैं इस नंबर को इंडस्ट्री नॉर्म से कंपेयर करूंगा, और इंडस्ट्री नॉर्म में ऑटोमोबाइल सेक्टर ही आएगा, मैं इंडस मोटर के रिसीवल को एबट से कंपेयर नहीं कर सकता, मैं इंडस मोटर के रिसीवल को मैं यूबीएल से कंपेयर नहीं कर सकता, मैं इंडस के रिसीवल को डॉलर से कंपेयर नहीं कर सकता। इंडस्ट्री नॉर्म का मतलब है लाइक वर्सेस लाइक, पपीता पपीता, एप्पल एप्पल, बनाना बनाना। बात समझ आ रही? अगर आप रॉन्ग कंपैरिजन करेंगे तो वो कंपैरिजन तो होगा, लेकिन वो मीनिंगफुल कंपैरिजन नहीं होगा, उसका जो कंक्लूजन होगा वो गलत आ रहा होगा, ठीक है जी। हजरत, मैं अपनी पिछली बात को रिपीट करता हूं, मैंने क्या कहा, इंडस्ट्री नॉर्म का मतलब है लाइक वर्सेस लाइक। मैं इस ऑटोमोबाइल सेक्टर को ऑटोमोबाइल सेक्टर से ही कंपेयर कर सकता हूं। अच्छा, यहां से मैं क्लैरिफाई कर दूं, अगर इंडस मोटर बनाता है गाड़ियां, अब आप कंपेयर करें हीनो पार्क से, भाई वो ट्रक बनाते हैं, सेक्टर वही है लेकिन डिफरेंस है, तो शायद कंपैरिजन हो सकता है, लेकिन वो कंपैरिजन भी मीनिंगफुल नहीं होगा, ठीक है। आई कैन नॉट कंपेयर केनस विद हार्वर्ड और लम्स और आईबी और सीबीएम। उनका नंबर कुछ और है, हमारा नंबर कुछ और है, उनके ऑपरेशंस का साइज कुछ और है, हमारा साइज कुछ और है, हालांकि दोनों सेम सेक्टर है, दोनों के सेक्टर में एजुकेशन के अंदर है, बट स्टिल यहाँ कंपैरिजन जो है वो मीनिंगफुल नहीं होगा। तो जब मैं कहूंगा ना पूरे लेक्चर में इंडस्ट्री नॉर्म, उसका मतलब है लाइक वर्सेस लाइक। एक काम तो ये हो गया, पहला काम क्या किया, इस नंबर को किससे कंपेयर किया, फिर इस नंबर को किससे कंपेयर किया, और तीसरा मैंने इस नंबर को कंपेयर किया, साल के शुरू में मैनेजमेंट ने कोई बजट या फोरकास्ट बनाया था कि हमारे रिसीवेबल इतने होंगे। अब ये बजट फिक्स एसेट का भी बन सकता है, ये बजट सेल्स का भी हो सकता है, ट्रेड पेबल का भी हो सकता है, रिसीवेबल का भी हो सकता है। जब मैं इस क्लोजिंग नंबर को उस नंबर से कंपेयर करूंगा जो साल का आपका बजट था कि ओपनिंग में रिसीवेबल इतने होंगे, क्लोजिंग में इतने होंगे, तो इस नंबर का बजट से कंपेयर करना भी इज एन एग्जांपल ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। सर, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि ऑल काइंड्स ऑफ कंपैरिजन, जी हाँ, रिपीट करें, ऑल काइंड्स ऑफ comparisons are an example of analytical procedure। जब भी हम P&L या बैलेंस शीट के एक नंबर को किसी और नंबर से, चाहे वो लास्ट ईयर का नंबर हो, पिछले साल का हो, इंडस्ट्री नॉर्म का हो, बजट्स हो, कोई फोरकास्ट हो,
जब हम ये कंपैरिजन करते हैं, these comparisons are an example of analytical procedure। ठीक है जी। हजरत कायरो का आखिरी आइटम पे आते हैं जो है सी। ये हम कवर करेंगे आइजा 505 के अंदर। नाम है इसका कंफर्मेशन। क्या? ठीक है जी। हजरत इसकी बहुत सारी मिसाल है, फिलहाल मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं, इसको मजीद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हेन वी स्टार्ट आइजा 505, दैट इज पार्ट ऑफ सब्सटैंटिव प्रोसीजर। ठीक है जी। मैं ऑडिट कर रहा हूं पीएसओ का, भाई आप पीएसओ हैं, ठीक है जी। अब आप जैसे भी आप पीएसओ हैं, ठीक है जी। आप तेल वाले हैं, हम दिल वाले हैं। पीएसओ क्या बेचता है? तेल बेचो, तेल वाले हो गए ना, और हम दिल वाले, हम दिल से पढ़ाते हैं। ठीक है जी। ये पीएसओ है, ये पीएसओ के रिसीवेबल्स हैं, रिसीवेबल ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है जी। मैं आपकी कंपनी का ऑडिट कर रहा हूं, मैं ऑडिट कर रहा हूं फॉर द ईयर एंड December 31। ठीक है जी। हजरत एक एक्सट्रैक्ट बना रहा हूं December 31, 2020। ऑडिट हम कर रहे हैं पीएसओ का, हम ईवाई हैं, ऑब्वियसली बात है, ब्रांडेड फर्म है जी। और हमारे पास आ रहे हैं रिसीवेबल। ठीक है जी। और रिसीवेबल्स आ रहे हैं लेट्स से एक्स अमाउंट। अब मुझे बताओ तुम्हारी बुक्स में रिसीवेबल कैसे आया होगा? आप हाँ या ना में जवाब देंगे। तुमने माल बेचा होगा, उससे पहले तुमने सेल्स की होगी, उससे पहले तुम्हें कस्टमर ने पीओ दिया होगा, तुमने सेल्स ऑर्डर दिया होगा, फिर तुमने माल अपनी फैक्ट्री के गेट से निकाला होगा, तुमने गेट पास बनाया होगा। अच्छा यस सर, आहिस्ते देख रहे, यस बिल्कुल खत्म हो गया। बगैर नाश्ते गए मैं, कितने बगैर नाश्ते गए मैं? ये आपका मसला है, ठीक है, आगे चलें जी। ये आपका मसला है। अभी नाश्ता बनाने वाली नहीं आ सकती, अभी जो घर में है उसको इस्तेमाल करें। और घर में कौन है? तुम्हारे अब्बा ने शादी की है, ऑब्वियसली की है ना भाई, तो उनकी मोहतरमा से कहें आप, जो कि आपकी क्या हुई? आपकी। आप इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे इसके अंदर भाई? जो आपके घर में आपकी अब्बा की औरत है वो आपकी कौन है भाई? उनको उठाएं आप, उनको कहें जी 4 उबले अंडे बना दे मुझे और कॉफी बना दे, एसके की क्लास है। वो बोलेंगे चल हट यहाँ से, ठीक है। फिर आपने ये काम खुद ही करना है। बहरहाल मैं इंशाल्लाह एक क्लास ऐसी लूंगा जहां बताऊंगा कि आपने क्विक मील्स कैसे बनाने। मैं शेफ भी हूँ, ठीक है। आगे चलें जी, ठीक है, आने वाली खुश रहेगी बहरहाल। अच्छा जी, तो मैं क्या कह रहा था, आप कौन है भाई? आप पीएसओ है, ठीक है जी। ये सब कौन है? रिसीवेबल्स। जब आपने माल बेचा हो तो गेट पास बनाया होगा, ठीक है। कस्टमर से आपने रिसीविंग भी ली होगी, फिर तुमने इनवॉइस रेज की होगी, फिर कस्टमर ने तुम्हें कुछ पेमेंट कर दी होगी। जो पैसे बच गए वो क्या है? जो पैसे बच गए उसका क्या है? मैंने कहा कि आपने इनवॉइस रेज की, मैं हजरात रिपीट कर रहा हूं, आपने इनवॉइस रेज की, 100 रुपए की इनवॉइस थी, 50 रुपए मिल गए, जो 50 बच गए वो क्या आएंगे? हाँ, इसका मतलब है कि अगर मैं चाहूं तो मैं पीएसओ का ऑडिट जब करने जाऊंगा तो इस रिसीवेबल को वेरीफाई करने के लिए कि जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए, आपने इनवॉइस बनाई, परचेज ऑर्डर आया, सेल्स ऑर्डर गया, माल डिस्पैच किया, जीडीएन बना, गेट पास बना, डिलीवरी नोट किया, कस्टमर को इनवॉइस दी, फॉलोअप किया, अल्लाह के वास्ते दे, भाई पैसे दे दे, भाई पैसे दे दे, वो ढीठ का बच्चा था। जो पैसे बच गए वो कहां रहे? मैं अगर चाहूं, रिपीट कर, एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर, अगर हम चाहें तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो कि कहलाते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, रिसीवर्स को वेरीफाई करने के लिए हम इन तमाम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं, वाउच कर सकते हैं। लेकिन हम अभी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक बहुत अहम, बड़ा जबरदस्त, बड़ा रिलायबल प्रोसीजर मौजूद है। नाम है उसका एक्सटर्नल कंफर्मेशन। इस प्रोसीजर के तहत हम पीएसओ के रिसीवर्स को डायरेक्ट खत भेजेंगे, चिट्ठी भेजेंगे, लेटर भेजेंगे और डायरेक्ट पार्टी से पूछेंगे, पार्टी तुम बताओ तुम्हारी बुक्स में क्या आ रहा है। अब अगर मैं इसका अमली मुजाहरा पेश करूं, मिसाल के तौर पर, ये बैठे में सत्तार भाई, ये बैठे में गफ्फार भाई, ठीक है जी, दौराजी में रहते हैं आप, तो ऑब्वियसली बात है। नॉर्मली कराची में सत्तार और गफ्फार कहाँ रहते हैं? दौराजी में। जुबैदा, जुलेखा, ये सब कहाँ रहते हैं? दौराजी में, ठीक है। बहरहाल आपने जेलस नहीं होना, आपने मेहनत करनी, ठीक है जी। आपको नहीं मिलने वाली जेनिफर और आसमा, आपको जुलेखा जुबैदा ही मिलेगी, ठीक है जी। नसीब अपना अपना भाई। सर आप पीएसओ हैं, ठीक है जी, मैं ऑडिट कर रहा हूँ December 31 का। एक कागज का टुकड़ा, क्या? चांद का टुकड़ा, कागज का टुकड़ा, ठीक है जी। ये कागज तुम्हारा है, किसका कागज होगा? पीएसओ का कागज है, उस पे कंटेंट हमारा है। उस कागज में तुम, चूंकि लेटर जो है वो कागज किसका है, लेटर हेड किसका है, तो किसकी तरफ से जाएगा? आपकी तरफ से जाएगा। अगर लेटर हेड मेरा होगा
तो मेरी तरफ से जाएगा। अगर कागज तुम्हारा है, लेटर तुम्हारा है, तो फिर किसकी तरफ से जाएगा? इस कागज में ये जमाल है, ये पीएसओ में जमाल है, ठीक है जी, बाकमाल है और बाजमाल है। ये खत इनकी तरफ से इनको जा रहा है। अब खत की तरह कहानी सुने आप। डियर सत्तार, कैसे हो? व्हाट्सएप, क्या चल रहा है तुम्हारी तरफ? मैं बिल्कुल ठीक हूं, तुम याद आ रहे थे, वो आए हुए बहुत तंग कर रहे हैं। कौन आए हुए? एक्सटर्नल ऑडिट कर रहे हैं, बहुत तंग कर रहे हैं, एनॉय कर रहे हैं, ठीक है। और मुझसे कंफर्म करना चाह रहे हैं कि जो मैंने तुमसे लेने हैं तुमने भी देने हैं। जो हमारा रिसीवेबल है क्या वो तुम्हारा पेबल है? और बताओ सिद्धार्थ क्या चल रहा है, ठीक है। अब ये कागज आप इनको लेकर, नीचे कॉलम होगा, बताऊंगा पूरा फॉर्मेट इसका दूंगा मैं जब हम पढ़ेंगे आइजा 505। उस लेटर के अंदर एक कॉलम बना होगा जिसमें आपने बताना है कि आपने इनसे लेने कितने। सपोज करें आपने इनसे 5 लाख रुपए लेने, तो आपका रिसीवेबल कितना आ रहा होगा? जो तुम्हारा रिसीवेबल है भाई, आपका पेबल कितना होगा? 5 लाख होना चाहिए, आइडियली 5 लाख होना चाहिए। अब जब तुमने इनको कागज भेजा, इनकी अड़ गई, कह नहीं यार मैं तो 2.5 लाख रुपए देने हैं। जमाल क्या कह रहे हो यार, ठीक है। ये जो भी खतों की दावत है, उस कागज के अंदर जहां आप कह रहे हैं भाई मुझे 5 लाख रुपए लेने हैं, बराबर में आपने कहा नहीं, आपने एक बनाया इमोजी अजीब सा, और आपने कहा नहीं यार मैंने 2.5 लाख रुपए देने हैं। अब ये जो भी है डिफरेंस, चाहे आप 5 लाख कहें, आप 4 लाख कहें, 3.25 लाख कहें, 2.5 लाख कहें, कुछ ना कहें, ये भरने के बाद ये कागज जो है जिसको हम कह रहे हैं एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन, ये कागज भरने के बाद, ऐसे फोल्ड करने के बाद, ऐसे लिफाफे में डालने के बाद, मजीद तफसील बाद में बताऊंगा, आप डायरेक्ट मुझे भेजेंगे। मैं कौन? मैं हूं एक्सटर्नल। अब आप कहानी जरा मुकम्मल करें। एक्सटर्नल कंफर्मेशन के अंदर द रिप्लाई from debtors or creditors, as the case may be, the reply will be received directly by the external auditor। चूंकि कंफर्मेशन का जवाब पीएसओ के कस्टमर का डायरेक्ट ईवाई के पास आ रहा है, लिहाजा this process or say procedure is more reliable than the previous one, जहां मैंने तुम्हारे सपोर्टिंग कागज देखे थे। बात समझ आई कुछ? अगर सर जरा मुख्तसर करते, खुलासा करते हैं पूरी बात का। अगर मैं चाहता तो मैं पीएसओ के रिसीवर्स को सपोर्टिंग कागज से वेरीफाई कर सकता था, लेकिन मैंने ये नहीं किया। मैंने क्या किया? मैंने तुम्हारे रिसीवर को वेरीफाई करने के लिए डायरेक्ट किसको कन्फर्मेशन भेजी है? तुम्हारे कस्टमर को। वो मुझे बताएगा कि उसने तुम्हें कितने देने हैं। इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे रिसीवेबल और पेबल दोनों डायरेक्ट थर्ड पार्टी कंफर्मेशन से वेरीफाई कर सकता हूं। अगर मैं तुम्हारे पेबल वेरीफाई कर रहा होता तो उसका रिसीवेबल होता, चूंकि तुम्हारा रिसीवेबल है तो तुम्हारा क्या होगा? पेबल। दोनों में खास बात किया, मजीद तफसील फिर आगे बार बार कह रहा हूं कि ये पूरा तकरीबन 4-5 घंटे का टॉपिक है। कंफर्मेशन के मेथड कितने हैं, कंफर्मेशन की टाइप्स कितनी है, कागज कैसे बनता है, साइन ऑफ कैसे होता है, कंट्रोल शीट कैसे बनेगी, ये सेपरेट टॉपिक हम कवर करेंगे वंस वी स्टार्ट सब्सटेंटिव। आज मैं आपको इस सी का जो है सिर्फ एक ट्रेलर दिखा रहा हूं कि भाई कंफर्मेशन जो है वो किस चिड़िया का नाम है। तो कंक्लूजन ये ड्रॉ होगा कि कंफर्मेशन is a reliable procedure in which we are confirming the balance or a transaction or maybe terms and conditions directly from a third party, जहां मेरे क्लाइंट का डेटर या क्रेडिटर डायरेक्ट ऑडिट फर्म को जवाब देगा। इसीलिए ये प्रोसीजर बाकी प्रोसीजर के मुकाबले में ज्यादा रिलायबल है। कुछ समझ आया जरा? ये हमने कवर किया एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन का कॉन्सेप्ट। अब जरा बुकलेट निकालेंगे आप, शाबाश। तो थोड़ा सा हम रीडिंग कर लेते हैं कि हम इस वक्त हैं कहां। जी जरा जो बच्चे एलएमएस पे लेक्चर देख रहे हैं, आपके पास आइजा 500 मौजूद है, हैंडआउट्स की बुकलेट है, वॉल्यूम 1 आपके पास होगा। उसके अंदर आप आएंगे पेज नंबर जनाब 4 के ऊपर, जहां से स्टार्ट हो रहा है आइजा 500। लेक्चर नंबर 1 के अंदर मैंने आइजा 500 एक्सप्लेन किया था, लेकिन हमने बुकलेट या नोट से स्टार्ट नहीं किया था। जिन बच्चों के पास नोट्स है वहां से कवर करेंगे, और जिनके पास मेरे समराइज बुकलेट है आप इस लेक्चर को वहां से कवर करेंगे, ठीक है जी। सबसे पहले पढ़ लेंगे मेरे दोस्त एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑन आइजा 500। अच्छा, एक चीज और मैं क्लियर करूंगा थोड़ी देर के अंदर। सर आइजा 500 पर सवाल जो है वो कैसे बनता है बताऊंगा। सर क्या सवाल थ्योरेटिकल बनता है, क्या सवाल सिनेरियो बेस्ड है, ये सारी बातें जो है वो थोड़ी देर में मैं इंशाल्लाह क्लियर करूंगा। जी स्टार्ट करें।
Scripted questions on audit evidence, ISA 500. Number 1. Define audit evidence and what are the two main types of audit evidence/methods to obtain audit evidence. Number 2. Briefly explain the financial statements, assertions for balance sheet, profit and loss, and P&L. Number 3. List and explain the audit procedures to obtain audit evidence. Number 4. What procedures, techniques are performed by an external auditor to obtain audit evidence? Number 5. What are the factors that influence the reliability of audit evidence? Number 6. What are the factors that influence the auditor's judgment concerning the sufficiency of audit evidence obtained? Number 7. Explain the term sufficient and appropriate audit evidence. Number 8. Explain the concept of relevance in the context of ISA 500 along with examples. Number 9. Direct and indirect questions along with substantive procedures to be discussed later. जी नंबर 9 को जरा इम्पोर्टेंट मार्क कर लें और हम इसको कवर करने जा रहे हैं जनाब नंबर 4। अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे तो 3 और 4 एक ही चीज है, दो पूछने के तरीके हैं। मैं दोबारा पढ़ा हूं। 3 है लिस्ट एंड एक्सप्लेन द ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन एविडेंस, कायरो 8 बातें। नंबर 4 भी वही है, व्हाट प्रोसीजर्स टेक्निक्स आर परफॉर्म बाय एन ऑडिटर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट फ्रॉम सीक्वेंस, अब आप जल्दी से जरा पेज नंबर निकालें जनाब जी, पेज नंबर 8 पे आएंगे जी। अच्छा, हैंडआउट को पढ़ने के भी सीक्वेंस है, मतलब जहन में होता है जी हैंडआउट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पेज, ऐसा नहीं है। थ्योरी का पेपर है, एफिड बड़ा टेक्निकल पेपर है, तो प्लीज इंश्योर करेंगे जो सीक्वेंस मैं पढ़ा रहा हूं क्लास के अंदर, सपोज करें मैंने हैंडआउट का पेज नंबर 8 से बात स्टार्ट की है, तो जब आप घर में फर्स्ट टाइम सिलेबस कवर करेंगे तो आप भी उसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, आप उसको चेंज नहीं करेंगे। जब एक बार सिलेबस कवर हो जाएगा मेरे साथ, फिर आप बेशक जो चाहे अपने हिसाब से सीक्वेंस बना सकते हैं, बट नॉट इन द फर्स्ट गो। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 8 हजरात। अब यहाँ पर ऑलरेडी समरी बनी हुई है, मेरी बुकलेट्स के अंदर जो नोट्स हैं वो सारे समराइज्ड हैं, यानी कंप्लीट कंटेंट है। इसकी मजीद समरी बनाने की शॉर्टकट आप बना सकते हैं, लेकिन मजीद कोई समरी बनाने की जरूरत नहीं है, उस पर आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी, और ना आपको कोई रिसर्च करनी। जी स्टार्ट करें जी। Audit procedure. Number 1. Inspection of assets. जी, By inspection of assets, we mean that external auditor verifies, inspects the inventory, raw material, work in progress, finished goods, and tangible assets of the company. External auditor also verifies/counts cash in hand at the balance sheet date. ठीक है जी। Normally, external auditor physically counts the inventory, fixed assets, and cash in hand at the end of financial year. नॉर्मली ये काम कब हो रहा होता है जी? ये काम बैलेंस शीट डेट पर होता है। जरा रिपीट कर रहे हैं, बैलेंस शीट डेट पर नॉर्मली 3 काम हो रहे हैं, कैश काउंटिंग, इन्वेंट्री काउंटिंग, फिक्स एसेट काउंटिंग। जब आगे जाके जब मैं आपको इन्वेंट्री का टॉपिक पढ़ा दूंगा तो फिर ये 3 से 4 हो जाएगा। मैं अभी से बता रहा हूँ कितने काम हो जाएंगे फिर। अच्छा, मैं वो जुमला जो मैं बाद में कहूंगा मैं अभी से बता रहा हूँ, रिपीट करें। एक ऑडिटर ईयर एंड पर 4 काम कर रहा होगा, कैश काउंटिंग, इन्वेंट्री काउंटिंग, फिक्स एसेट की काउंटिंग, कट ऑफ टेस्टिंग। कट ऑफ टेस्टिंग हजरात, ये जो कट ऑफ टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट है, ये जब हम सब्सटैंटिव के अंदर इन्वेंट्री का टॉपिक कवर कर रहे होंगे तो इसको इंशाल्लाह हम वहां डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैंने बताया कि 4 काम है, लेकिन एज ऑफ डेट अभी आप अपने जहन में रखें, हम 3 काम करते हैं। ईयर एंड पर हम जाकर इन्वेंट्री काउंटिंग करते हैं, हम फिक्स एसेट की काउंटिंग करते हैं, और हम जाकर क्लाइंट पर फिजिकल कैश की काउंटिंग करते हैं। ये कैसे करते हैं, जब रिस्पेक्टिव सब्सटेंटिव के चैप्टर्स आएंगे आगे जाके तो हम कवर करेंगे जी। Number 2. Inspection of records. By inspection of records, we mean verifying or inspecting the following documents of the audit plan. अब ये डॉक्यूमेंट्स कुछ मैंने लिखे हुए हैं, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट है, आप इसमें मजीद डॉक्यूमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल इसमें से कोशिश करेंगे 6-7 आपको याद होने चाहिए जी। Invoices, purchase orders, bank reconciliations, general ledger, good receipt, note. GRN याद है? GRN और GDN। GRN क्या होता है जी? और GDN जी। Bank statements, cash book, supplier statements, delivery chart जी। Number 3. Inquiry. By inquiry, we mean verifying, obtaining information from client personally. For example, obtaining information from senior management. For example, GM Finance, internal auditor. GM Finance बोले तो जनरल मैनेजर फाइनेंस जी। Internal auditor, CEO, CFO, and other relevant personnel.
as the external auditor thinks appropriate. The inquiry can be done from people outside the organization. जी, ये इंक्वायरी इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है। आप कंपनी के लोगों में विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन भी आप मालूमात ले सकते हैं, 4 लोगों से मुलाकात कर सकते हैं, और यही काम आप एक्सटर्नली भी कर सकते हैं। सर एक्सटर्नल किससे कर रहे होंगे आप? टैक्स कंसल्टेंट्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, लॉयर्स हैं, कोई बैरिस्टर है, कोई इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट है, इन तरह के लोगों से, कोई और स्पेशलाइज्ड डोमेन का बंदा है तो हम उससे भी इंक्वायरी कर सकते हैं। मजीद बात आगे होगी जी। This inquiry can be done from people outside the organization, for example, external lawyers, consultants and other expert। जहां एक्सपर्ट लिखा हुआ है वहां आगे लिखें आइजा 620। ये हमारा एक और टॉपिक है जो आप इंशाल्लाह आगे जाके देखेंगे। लिखें आइजा 620, इसका नाम है एक्सपर्ट। ये हम कवर करेंगे। आइजा का नाम है 620 यूजिंग द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट। ठीक है जी, आगे चलें। Number 4, re-performance. By re-performance, पहले पढ़ लो रिकैलकुलेशन, पहले ये पढ़ लो, आसान है। recalculation. By recalculation, we mean simply recalculation. Rechecking the calculations done by the client. For example, rechecking the totaling of depreciation and amortization and recalculating the total of net. सिंपल क्लाइंट की वर्किंग को एज इट इज चेक करने का नाम क्या भाई? क्लाइंट ने आपको दिया डेप्रिसिएशन का शेड्यूल, क्लाइंट ने आपको बोरिंग कॉस्ट की वर्किंग दी है, किसी प्रोविजन की वर्किंग दी है, कोई डिस्काउंट की वर्किंग दी है, कोई 2+2 दी है, आपने सिंपल कैलकुलेटर लिया और क्लाइंट की वर्किंग को एज इट इज चेक कर लिया, बगैर अपनी अजम्पशन के, बगैर अपनी मेथडोलॉजी के, बगैर अपने किसी साइंस के। ये हम क्या कर रहे हैं? जब इसी वर्किंग को मैं अपने तरीके से करूंगा, अपने अंदाज से करूंगा, वो क्या कहलाएगा? फर्क समझ आ गया? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिकैलकुलेशन एंड री-परफॉर्मेंस। आगे चलो। Re-performance. By re-performance, we mean performing the procedures, calculation by external auditors' own methodologies. For example, re-performing the calculation of depreciation and amortization and re-performing the provision for doubtful debt for the year. ठीक है जी। Number 6, observation. In this procedure, external auditors simply observes a process being performed by us. ये जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिपीट करें। ऑब्जर्वेशन, we are simply in observation, we are simply observing a process being performed by others। इंस्पेक्शन ऑफ एसिड में और ऑब्जर्वेशन में फर्क है। मैं एसिड गिन रहा हूं और मैं एसिड गिनते हुए देख रहा हूं। मैं कैश काउंटिंग कर रहा हूं और मैं कैश काउंटिंग होते हुए देख रहा हूं। क्या दोनों में फर्क है? मैं खाना बना रही हूं और अम्मी देख रही हैं। मैं खाना बना रही हूं और अम्मी मुझे देख रही हैं, और बाकी सब एंड में रोएंगे। फिर अम्मी खाना बना रही है, मैं अम्मी को देख रही हूं। बात समझ आ रही है? ऐसी बात है। और आप और मैं क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ देख रहे हैं और हम सिर्फ खा रहे हैं। तो वी आर डूइंग व्हाट? ऑब्जर्विंग। किचन में खाना बन रहा है, आप झांक झांक के देख रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं जी? वी आर ऑलवेज ऑब्जर्विंग अ प्रोसेस बीइंग परफॉर्म्ड बाय। छोटा भाई बोटियां नोच नोच के खा रहा है, आप उसको देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? बाद में क्या होगा? मर्डर। आगे चलें जी। जी नंबर 7 जी। Number 7, external confirmation. To be discussed in detail. टू बी डिस्कस्ड इन डिटेल। जज्बात आगे पढ़ने हमने आइजा 505 में, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। अभी हम ऑडिट के अंदर अपने अंडे से बाहर निकले और आप और मैं क्या कर रहे हैं? चू 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 चू। अभी पार्टी शुरू हुई है जी। External confirmation is a procedure by which an external auditor verifies a respective balance or transaction or terms of an agreement directly from a third party. डायरेक्टली फ्रॉम मैं तुम्हारे कागजात देख सकता था, मैं तुम्हारे सपोर्टिंग रिकॉर्ड देख सकता था, मुझे एविडेंस मिलता है, लेकिन रिलायबल एविडेंस कहां से मिल रहा है? मैं डायरेक्ट पार्टी से, डायरेक्ट 70 में से मैंने पूछा है कि बताएं कि आपने कुछ देने तो 70 रुपए ने क्या कहना है? पागल हो गया ये। अब ये बात का फड्डा है। सर अगर वो पार्टी डिसएग्री कर जाए, अब आपके दिल में सवाल क्या चल रहा है? आप फौरन से सोचना शुरू कर देंगे। सर अगर पार्टी जवाब ना दे, लिफाफा गलत जगह पहुंच जाए, सत्तार की जगह गफ्फार को चला गया, जुबैदा की जगह जुलेखा को चला गया, जवाब भी आ गया, पार्टी डिसएग्री कर रही है, सर ये सब मसाइल का क्या होगा? ये सब कहां डिस्कस करेंगे? आइजा 505 में अगर पार्टी जवाब ना दे तो हम क्या करेंगे? क्या हम इनके घर पहुंच जाएंगे? आप इसी चक्कर में लगे हुए हैं। क्या हम टेलीफोन करेंगे? जवाब अगर बैलेंस कुछ और आ गया, ये तो डिफरेंस आ गया, उसको रिकंसाइल कौन करेंगे? क्या हमारी जिम्मेदारी है? इन सारे सवालों के जवाब मैं कहां दूंगा? जब हम तफसील में कवर करेंगे आइजा 505। वो एक भरपूर एंटरटेनिंग क्लास होगी जी। सर आगे चलें। This procedure provides more reliable audit evidence to the external auditor. बिल्कुल ठीक।
there are various types of third-party confirmations and commonly two methods of external confirmation, positive and negative. ये पॉजिटिव क्या है, ये नेगेटिव क्या है, टू बी डिस्कस। आगे चलो। Please learn. प्लीज लर्न, प्लीज लर्न पहले पढ़ ली, ये नहीं बता रहा लर्न करना क्या है। एग्जांपल्स पढ़ें जी। Examples of third-party confirmation. मतलब सीक्वेंस में ये आ रहा है, वो दूर जाकर इसने अंडा पढ़ लिया। प्लीज लर्न क्या नहीं पता जी, पढ़ें जी। Debtor confirmation. बल्कि छोड़ो यूं बोले, डेटा कंफर्मेशन, Debtor confirmation. क्रेडिट कंफर्मेशन, बैंक कंफर्मेशन, लॉयर कंफर्मेशन, लोन कंफर्मेशन, टैक्स कंफर्मेशन। याद हो गया? रिपीट करें। टाइप्स ऑफ थर्ड पार्टी कंफर्मेशन, डेटा कंफर्मेशन, क्रेडिट कंफर्मेशन, बैंक कंफर्मेशन, लोन कंफर्मेशन, थर्ड पार्टी स्टॉक कंफर्मेशन, एनी अदर टाइप ऑफ कंफर्मेशन। आप कहो प्लीज लर्न, प्लीज मैं कह रहा हूं लर्न, आप कर लेंगे, ठीक है। मजीद तफसीलात वंस अगेन आइजा 505, जहां बताऊंगा टाइप्स कुछ और है और मेथड्स कुछ और है। टाइप्स कुछ और है और मेथड्स, बहरहाल लेट्स नॉट कंफ्यूज, अभी टाइम है जी। नंबर 8, analytical procedures. पढ़ने क्या लिखा हुआ है? Definition and explanation will be covered when covering ISA 5. लो भाई कटा दिया मैंने यहाँ से, ठीक है जी। तो मजीद तफसील कहाँ पढ़ेंगे? मजीद तफसील जब हम बड़े हो जाएंगे, अगर तुम बड़े हुए तो। अब तक तो मैं बड़ा नहीं हुआ, अगर हम बड़े हो गए तो हम जाके, ये रिपीट नहीं करना था, ठीक है। तो हम जाकर क्या करेंगे, आइजा 520 नाम है इसका, एनालिटिकल। ये तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का लेक्चर है, पेपर में एग्जामिन होता है, आसान सा टॉपिक है। बहरहाल एग्जाम्पल्स कितनी दी हुई है इधर? हाँ, फिलहाल आप टिक कर लें। एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़ें। मैं वो एग्जाम्पल्स पढ़वा रहा हूँ जो मैंने जिनका आपको क्लास में सैंपल दिया था, एग्जाम्पल दी थी जी। Examples of analytical procedures. पहली एग्जाम्पल, Comparison from last year's. पिछले साल से नंबर कंपेयर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पिछले साल से नंबर कंपेयर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कहो एपी। हाँ, पूरा ना बोले, जान बचाएं, कहो एपी। नंबर 2, All kinds of ratio analysis. ठीक है। नंबर 3 पढ़ना जरा, Comparison of actual numbers with budgets. और नंबर 7 पढ़ लें, Comparison with industry norms. कंपैरिजन विद इंडस्ट्री नॉर्म, लाइक वर्सेस लाइक। पीएसओ वर्सेस शेल होगा, अलबरका वर्सेस मीजान बैंक होगा, एचबीएल वर्सेस यूबीएल होगा, एएफएफ वर्सेस ईवाई होगा, डॉलन वर्सेस जो है वो कैनवुड होगा। लेकिन मिल्लत ट्रैक्टर वर्सेस हाशमी इस्पोकॉल नहीं हो सकता। दो अलग इंडस्ट्रीज हैं, एक जमीन पे काम कर रहा है और एक इस जमीन पे काम कर रहा है। ट्रैक्टर जमीन पे चल रहा है और इस्पोकॉल अंदर जाके इंपेयरमेंट टेस्टिंग को ठीक कर दिया। सही है भाई, ठीक है जी। हजरात ये हमने मुकम्मल किया, क्या मुकम्मल किया हमने? ये हमने मुकम्मल किया ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है जी। बिफोर यू मूव फॉरवर्ड, दोबारा से जरा एक बार दोबारा हो जाए। एविडेंस हासिल करने के 2 मेथड, टीओसी, सब्सटैंटिव। ये मेथड्स हैं, ये प्रोसीजर्स हैं, ये 2 हैं, ये 8 हैं, ये नहीं है, ये नहीं है। ये मेथड्स हैं, ये प्रोसीजर्स हैं, ये 8 हैं। कॉन्फर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर, इंस्पेक्शन ऑफ एसेट, इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, इंक्वायरी, रीपरफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन, एंड O is for ऑब्जर्वेशन। अच्छा, सिर्फ मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि आगे जाके जब हम सब्सटैंटिव पढ़ेंगे, सिर्फ आपके इंटरेस्ट को बहाल करने के लिए मैं बता रहा हूं कि ये कायरो की इंपॉर्टेंस क्या है, जरा सुनिएगा। अदालत अगले 10 मिनट बड़े अहम है, जहां थोड़ा सा मैं आपको एक होलिस्टिक व्यू दे रहा हूं कि आपका सिलेबस आगे कैसे चलेगा। ये जो भी हमने कायरो पढ़े हैं, क्या पढ़े अभी हमने? ये जो अभी हमने कायरो पढ़े हैं, आगे जाके जब मैं सब्सटैंटिव प्रोसीजर शुरू करवाऊंगा, जो तुम्हारे सिलेबस का एक बड़ा कोर एरिया होगा, 25-30 नंबर यहां से बंद रहे होंगे। मैं करा रहा हूं फिक्स्ड एसेट, सुनिएगा बहुत गौर से। मैं करा रहा हूं ट्रेड पेबल्स, मैं करा रहा हूं डेटर्स, मैं करा रहा हूं कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, सीसी, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। मैं करा रहा हूं इंटेंजिबल एसेट्स, मैं करा रहा हूं लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है जी। जब मैं आपको ये कवर करवा रहा हूंगा और जब मैं आपको इनके प्रोसीजर बता रहा हूंगा, तो बेसिकली मैं क्या पढ़ा रहा हूंगा? कायरो। सर डेमो हो जाए, बिल्कुल डेमो देंगे, बिल्कुल डेमो देंगे आपको, डेमो देंगे बिल्कुल आपको। मैं बैंक स्टेटमेंट देख लूंगा, मैं बैंक कॉन्फर्मेशन भेज दूंगा, मैं क्लाइंट से पिछले साल के मुकाबले में इस साल का जो बैलेंस बढ़ा या कम हुआ, मैं क्लाइंट से पूछ लूंगा, बोले तो पंचायत कर लूंगा, मैं फिक्स एसेट को जाकर फिजिकली वेरीफाई कर लूंगा, मैं डेप्रीसिएशन को रिकैलकुलेट कर लूंगा,
मैं पिछले साल से कंपेयर कर लूंगा, मैं डॉक्यूमेंट्स देख लूंगा, कंफर्मेशन भेज दूंगा, मैं ये कर लूंगा, वो देख लूंगा, वो पूछ लूंगा, आई लूंगा, कर लूंगा। ये सब जो मैं आई लूंगा, कर लूंगा, ये क्या है? कुछ समझ आया? रिपीट करें, मैं ये देख लूंगा, मैं ये पूछ लूंगा, मैं कागज वेरीफाई कर लूंगा, मैं क्लाइंट से डिस्कस कर लूंगा, मैं रिकैलकुलेट कर लूंगा, मैं कंफर्मेशन भेज दूंगा। आई लूंगा, कर लूंगा, आई लूंगा, कर लूंगा, ये क्या है? इसका मतलब है जब मैं आपको सब्सटेंटिव पढ़ा रहा हूँ तो बेसिकली मैं दोबारा क्या पढ़ा रहा हूँ? कुछ समझ आया? अच्छा, अब जब हम ये कवर कर रहे होंगे तो अब जरा यहाँ दोबारा विंडो पीछे करें। एविडेंस हासिल करने के कितने मेथड्स हैं? 2। मैं ऐसे किसकी बात कर रहा हूँ? इसका मतलब है जब मैं आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स पढ़ा रहा हूँगा तो मैं और आप वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर रहे होंगे, हम क्लाइंट को कंट्रोल्स रिकमेंड कर रहे होंगे, फिर वहां बताऊंगा कि हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे करते हैं। उसकी मिसाल देता हूं, 3-4 जुमले रिपीट करें। हम कागज के ऊपर सिग्नेचर को वेरीफाई कर लेंगे, फला कंट्रोल को वेरीफाई कर लेंगे, जिस गोदाम में इन्वेंट्री है, कीमती एसेट्स हैं, क्या वहां पर प्रॉपर लॉक है, फिजिकल कंट्रोल्स हैं, इसको ऑब्जर्व कर लेंगे। क्या 2 बंदों के जेडीज जॉब डिस्क्रिप्शन सेम है या अलग अलग है? हम जेडीज, फॉर्मल जेडीज को देख लेंगे, बंदों से इंक्वायरी कर लेंगे, फिर वो यार अल लेंगे कर लेंगे। अब जो अल लेंगे कर लेंगे फिर क्या कर रहे हैं? इसका मतलब है चाहे टीओसी करें या सब्सटेंटिव करें, क्या कर, रिपीट करो, चाहे टीओसी करें या सब्सटेंटिव करें, जो कर रहे होंगे, जो तुम और मैं क्लाइंट पर कर रहे होंगे, क्या कर रहे हो? कुछ समझ आ रहा है? तो ये आज जो आपको बेस दी गई है, ये फ्यूचर के 35-40 नंबर यहां से बनेंगे। सर एग्जाम में सवाल कैसे आएगा ये भी रिपीट करते हैं। रिपीट करो, व्हाट सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स विल यू परफॉर्म टू वेरीफाई डेटर्स? व्हाट सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स विल यू परफॉर्म टू वेरीफाई फिक्स्ड एसेट्स? व्हाट सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स विल यू परफॉर्म टू वेरीफाई क्लोजिंग डेटर्स? सर अगर वो सब्सटेंटिव ना कहे तो फिर क्या कहेगा? कुछ तो कहेगा। ठीक है जी, जरा यहां देखिएगा, मैंने आपको कायरो के कुछ नाम बताए थे, याद आ रहे हैं वो? रिपीट करें, कायरो कहें, ऑडिट टेस्ट कहें, ऑडिट वर्क कहें, ऑडिट प्रोग्राम कहें, अल्लाह कुछ तो कहें। ये क्या है? ये सब एक बात है? ये सब क्या है? बिरयानी अलग है, पुलाव अलग है, मेमनों की बिरयानी अलग है, सिंधी बिरयानी अलग है, छोले वाली बिरयानी अलग है, सब में कॉमन क्या है? चावल। एक एज अ पाकिस्तानी कौम हमें क्या चाहिए? चावल चाहिए। वी कैन किल फॉर चावल, मर्डर कर देंगे। अगर आप मेहमान है, ओ हो, आप चावलों की खातिर जान ले भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं। इस तरह लाहौरी किसकी जान देंगे? मुर्ग छोले। उनको हर नाश्ते में क्या चाहिए? मुर्ग छोले। और कराची को क्या चाहिए? हलवा पूड़ी। 12 बजे इतवार के दिन निक्कर पहन के बाइक के ऊपर गंदे मुंह के साथ बाल बिखरे हुए 6 बड़ी, अंकल 12 पूड़ी देते हैं, 6 हल्की लाल और 6 बहुत लाल है जी। पूरी कौम क्या कर रही है? 12 बजे हलवा पूड़ी खा रही है। और अगर आपने मस्जिद देखना है तो आप डिफेंस जाएंगे, वहां 4 बजे लोग खा रहे हैं हलवा पूड़ी। फिर हम कह रहे हैं कौम तरक्की नहीं कर रही है। जो कौम इतवार की दोपहर हलवा पूड़ी खाएगी वो तरक्की भाई कैसे करेगी? ठीक है, बहरहाल चलें जी। सर उनके लंच का क्या होगा? लंच विल बी अराउंड 6 और 7 में भी। एंड सर व्हाट अबाउट डिनर? मिडनाइट अराउंड 2 AM और 3 AM। फिर 3 बजे खाना पेट में जाएगा। अंदर 2 लगेंगे स्टैंडर्ड्स, एक लगेगा एम्पेयरमेंट टेस्टिंग वाला और एक बनेगा IS 37 प्रोविजंस है जी। फिर कौम कहती खाना हजम नहीं हो रहा, बीमारियां। आप अपना स्केड्यूल तो चेक करें। बहरहाल कम बैक, व्हाट इज द कैच? हलवा पूड़ी खाएं, जल्दी खाएं, 12 बजे के बाद ना खाएं, और मुनासिब खाएं, अपने पैसों की खाएं। ठीक है जी, बार आगे चलें जी। रिपीट, कायरो का है, बात से बात चलती है। कायरो का है, ऑडिट टेस्ट का है, ऑडिट वर्क का है, ऑडिट प्रोग्राम का है। सर अगर एग्जामिनर सब्सटेंटिव का वर्ड इस्तेमाल ना करे
अगर एग्जामिनर सब्सटेंटिव का वर्ड इस्तेमाल ना करे, सवाल बन गया व्हाट ऑडिट टेस्ट विल यू परफॉर्म टू वेरीफाई डेटर्स। आपने वहां बैठ के फतवा दे दी, सर इस बार पेपर सिलेबस से बाहर आया है सर, बी कॉपी आई है। वो जो मैट्रिक में सुनते थे हम, जो बच्चे ए लेवल्स और ओ लेवल्स कर गए, आपको नहीं पता हमारे मसाइल क्या हैं। Sometimes the paper is out, we get another paper that is called B paper. Even if that paper is out by the photocopier, then we have C paper. That is most difficult. ऐसा ही जी, ठीक है जी। तो अगर एग्जामिनर ने आपको बजाय सब्सटेंटिव के वर्ड इस्तेमाल कर लिया, व्हाट ऑडिट टेस्ट, और आप छोड़ोगे आगे सवाल, मैं तो सब्सटेंटिव याद करके गया था, और अल्लाह का वली डम्बो प्रोसीजर कहो, सब्सटेंटिव प्रोसीजर कहो, ऑडिट टेस्ट कहो, ऑडिट वर्क कहो, ऑडिट प्रोग्राम कहो, ये सब क्या है? ये सब एक बात है। इसका मतलब है जो सब्सटेंटिव में आगे जाके कवर कर रहे होगा वो क्या होगा? कायर होगा। समझ आई बात? ये नोट कर लेना जरा, ये नोट कर लेना भाई। हजरत 5 मिनट दे रहा हूं कि जो मैंने कहानी बताई है कि जब एग्जामिनर इस पे सवाल बनाएगा और जब आप एग्जाम में आंसर लिख रहे होंगे, तो जो आप लिख रहे होंगे वो क्या होगा? कायर। जब आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल के टॉपिक में कंट्रोल्स की टेस्टिंग के प्रोसीजर लिख रहे होंगे, तो जो आप लिख रहे होंगे वंस अगेन वो क्या होगा? वो कायर होगा। हजरत टेक 2 मिनट्स, इसको नोट करें एंड विल मूव फॉरवर्ड। जी हजरत, ये अहम बातें नोट होने के बाद लेट्स मूव फॉरवर्ड। और अब मैं आ रहा हूं बुकलेट के पेज नंबर 5 के ऊपर, जहां हेडिंग बनी हुई है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट एविडेंस। जी दोस्त पढ़ेंगे डेफिनेशन से। स्टार्ट। Definition of audit evidence. Audit evidence is all the information used, gathered by the external auditor in arriving at conclusions, ठीक है, which the audit opinion is based. ऑडिट ओपिनियन से मुझे कुछ याद आ गया, ऑडिट ओपिनियन से मुझे कुछ याद आ गया। क्या तुम्हें भी कुछ याद आया? पौंका तुम्हें याद आया कुछ? कागज का टुकड़ा, रिपोर्ट, जिसको एड्रेस कर रहे हैं शेयर होल्डर, जो साइन कर रहा है इंगेजर पार्टनर, कागज के अंदर ओपिनियन के अंदर अश्योरेंस की टाइप रीजनेबल, अंदाजे में पॉजिटिव, वर्डिंग उसकी ये है। इन आवर ओपिनियन द अकाउंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू। हो गया रे भाई? सर आगे चले। एक और चीज पता है क्या मिस कर रहा हूं मैं? अश्योरेंस एंगेजमेंट के अंदर हमने पढ़ा था टाइप्स, लेवल्स और कंटेंट, याद आ रहा है? रिपीट करें। कंटेंट्स ऑफ, एलिमेंट्स ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट, 5 कंटेंट, रेस्ट, रिपोर्ट, एविडेंस, एस स्क्वायर। मैं गया, पूरी कौम गई, रुक गया सब, ट्रेन को रोका, जंजीर खींच दी मैंने एकदम से, खींच दे, रुक गए सब। सब्जेक्ट मैटर, ऐसे घूर के क्या देख रहा है? मैंने पैसे लिए क्या? हाँ लिए, तो पढ़ा भी तो रहूं ना मैं। सब्जेक्ट मैटर, सूटेबल क्राइटेरिया, ये मुझे को दाव दे रहा है। और टी, 3 पार्टी में वो उसके घर वाले, अपने घर वाले भाड़ों में गए। टी 3 पार्टी रिलेशनशिप, मैं कौन? ऑडिटर। अकाउंट किसने बनाया? मैनेजमेंट ने। ऑडिट किसके लिए कर रहे हो? शेयर होल्डर्स के लिए किया। कितने कंटेंट है? 5। कुछ 6 की आवाज भी आएगी मुझे। 5 पिशावर में छाटा दिख गया जी। RESST कितने हो गए? ठीक है जी। कोई भी शॉर्टकट बना सकते हैं, मैंने रेस बनाया, आप कोई भी शॉर्टकट बना सकते हैं इखलाक के दायरे में रहते हुए। जी आगे चलेंगे, क्योंकि आगे शॉर्टकट बनेंगे। एक रीमा बन रहा है, एक मीरा बन रहा है, घर में याद करें मीरा रीमा, घर वाले बोलेंगे भाई कहाँ पढ़ रहा, भाई किससे पढ़ रहा है? ठीक है जी, तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूंगा। ठीक है जी, प्लीज डोंट ट्राई दिस एट होम। जी आगे चलें जी, दोबारा पढ़ना स्पीड में, अब मैंने बीच में इंटरप्ट करूंगा जी। Audit evidence is all the information used by the external auditor in arriving at the conclusion on which the audit opinion is based. ठीक है, And includes information contained in the accounting record, ठीक है, GL, trial balance, and other records underlying the financial statements. जो अकाउंट्स के साथ जुड़े हुए हैं, जो अकाउंट के साथ अटैच्ड हैं, जो जिसकी बेस पर क्या बन रहे हैं अकाउंट्स, कि जितने डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी बेस पे क्या बन रहा है? इनकी बेस पे ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग हो रही है, वो जीएल में आ रहा है, वो ट्रायल में आ रहा है, और जहां से बन रहा है पीएनएल और बैलेंस शीट, जिससे तुम्हारे बन रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसका तुम और मैं जाके क्या कर रहे हैं? एक्सटर्नल ऑडिट। आगे चलो शाबाश। Audit evidence, which is cumulative in nature, includes audit evidence obtained from audit procedures performed during the course of the audit and may include audit evidence obtained from the other sources, such as previous years,
audit working paper. जी वर्किंग पेपर आप लेक्चर देख के आ रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, कहें वर्किंग पेपर्स। टू टाइप्स ऑफ वर्किंग पेपर्स, परमानेंट, करंट। परमानेंट वर्किंग पेपर क्लाइंट की जिंदगी में एक बार बनते हैं, हर साल अपडेट होते हैं, जबकि करंट वर्किंग पेपर्स हर साल बनते हैं। दोनों के कंटेंट अलग हैं, परमानेंट वर्किंग पेपर के कंटेंट अलग हैं और करंट वर्किंग पेपर के कंटेंट अलग हैं। और एक होते हैं वर्किंग पेपर के फीचर्स, कहो रिपीट करो, वर्किंग पेपर के फीचर्स का है, क्वालिटीज का है, एसेंशियल का है, हर कागज के ऊपर क्लाइंट का नाम, ईयर एंड, सब्जेक्ट, रेफरेंस नंबर, ऑब्जेक्टिव या असर्शन, प्रोसीजर या कंक्लूजन होना चाहिए। हजरात जब हम आइजा 230 कवर करते हैं तो उस वक्त बच्चों ने सिर्फ आइजा 500 पढ़ा हुआ होता है, सब्सटेंटिव नहीं पढ़ा होता। तो होता है कि जब हम आइजा 230 शुरू में कवर कराते हैं तो देयर डिफरेंट जार्गन, डिफरेंट टर्म जो सब क्लियर नहीं होते हैं। तो मैं जरा डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि अगर आइजा 230 में 5-10% मुझे वर्ड समझ नहीं आए, मुझे वो जार्गन समझ नहीं है, तो आपने घबराना नहीं। पहले तो पाकिस्तानियों, जब हम सब्सटेंटिव कवर कर लेंगे तो वो जार्गन भी कवर हो जाएंगे। इसका मतलब है सब्सटेंटिव के बाद, सब्सटेंटिव कवर करने के बाद एक बार हम आइजा 230 को दोबारा एक बार जाकर देख लेंगे, क्योंकि जो परमानेंट और करंट के कुछ कंटेंट्स होंगे वो अभी हमने डिस्कस नहीं किए हैं, वो हम डिस्कस कर लेंगे जब हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर कवर कर लेंगे। एक अहम बात ही मैंने यहां कर दी। आगे चलें जी। एविडेंस इन सिंपल वर्ड्स। Audit evidence in simple words can be defined as any piece of information। कोई कागज का टुकड़ा है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, फोटोकॉपी है, कोई ईमेल है, कोई इन्वेंटरी की पिक्चर्स हैं, कोई और रिकॉर्ड है, एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जी, which assists the auditor to reach a conclusion on the truth and fairness of the फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। असल बात क्या थी जिसको मैंने जोर दिया, ट्रुथ। ठीक है जी, बहरहाल, और सारा खेल ही ट्रुथ का है। ठीक है जी, आगे चलें जी। Audit evidence is obtained from, अच्छा ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, वी कैन हैव मोर डॉक्यूमेंट। ठीक है जी, documents, supporting documents such as purchase order। अच्छा अब देखें जी, मैं एक चालाक आदमी हूँ, सॉरी जुमला रिफ्रेश करो, मैं एक चालाक लड़का हूँ। तो ये जो नीचे बुलेट्स बने हुए हैं, ये मैंने बड़ी स्मार्टली जो है वो वर्ड्स का इस्तेमाल किया है जो आप आगे जाके सब्सटेंटिव में कवर करेंगे। स्मार्ट प्ले किया थोड़ा सा, ताकि ये वर्ड आपकी जबान पर चढ़ जाए, क्योंकि आगे जाके जब सब्सटेंटिव कवर करेंगे तो यही वर्ड आप सब्सटेंटिव में याद कर रहे होंगे। तो बेहतर है अभी से सुन लें और बड़े हो जाए जी। Documents/supporting documents। क्या पढ़ क्या रहे थे? एविडेंस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। इन डॉक्यूमेंट से क्या मिलेगा? एविडेंस जी, पढ़ें सर। Documents, supporting documents such as purchase orders, payments and receipt, vouchers, invoices, receipts, employee timesheets, customer orders, letters, bank statements, contracts, and other legal documents, memorandum, articles, etc. ठीक है जी। Entries in accounting records, journal entries। सर क्या हम जर्नल एंट्रीज देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। सर क्लाइंट ने डेबिट किसको किया है, क्रेडिट किसको किया, क्या वो पोस्टिंग देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। आगे चलें। Entries/postings in cash book, P&L account, balance sheet। आगे चलो, आगे चलो। Answers, replies from management to questions। मैंने क्लाइंट से कुछ पूछा, क्लाइंट ने मुझे जवाब दिया, तो जो क्लाइंट ने मुझे जवाब दिया वो क्या है, वो मेरे लिए क्या है, मुझे क्या मिल रहा है उससे? भाई मैं सीएफओ से पूछ रहा हूँ, ये बताया पिछले साल के मुकाबले में इस बार आपके मार्जिन डिक्लाइन क्यों है। मैं मैडम से पूछ रहा हूँ, जी बताएं मैडम आप सेल्स की हेड है, ये बताएं पिछले साल के मुकाबले में इस साल सेल इतने % से कम क्यों हो गई। जरा ये बताएं आप एचआर की हेड है कि इस बार जो है वो आपकी जो पेरोल कॉस्ट है वो पिछले साल के मुकाबले में 8% से कैसे बढ़ गई। तुमने जवाब दिया भाई, आपने जवाब दिया। ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे क्या मिल रहा है? मेरा पूछना क्या था, प्रोसीजर, मुझे मिला क्या, एविडेंस। आगे चले। Information or confirmation received from external parties जी, such as debtors, creditors, banks, legal advisors, tax consultants stakeholders and other stakeholders। जिसको कंफर्मेशन हम भेजेंगे, जो जवाब आएगा उससे हमें क्या मिलेगा, एविडेंस। ठीक है, मजीद तफसील आइजा 505। आगे चलें जी। computations produced by the client or by the auditor himself, for example depreciation calculations, reconciliations, computations of accruals and prepayments, etc. Next, evidence gained from the auditor's physical counting of stock at the balance sheet date, stock counting of raw material, work in progress, finished goods। जी सर, ये इन्वेंटरी काउंटिंग कैसे होती होगी, इसका क्या तरीकेकार होगा?
इसको इंशाल्लाह जब हम सब्सटेंटिव स्टार्ट करेंगे तो मैं इसी क्लास के अंदर इन्वेंट्री की कुछ आपको पिक्चर्स दिखाऊंगा, मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा और आपको बड़ा एंजॉय कराऊंगा कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर इन्वेंट्री काउंटिंग कैसे होती है। मैं अगर एक एग्जांपल शेयर करूं, मैंने ऑडिट किया हुआ है स्टॉक काउंटिंग ऑफ इंडस मोटर्स, गाड़ियां गिनी मैंने, किया जनाब पाकिस्तान स्टील, वहां हमने स्टील गिना, मैं गया दादाभाई सीमेंट, वहां हमने सीमेंट की बोरियां गिनी। सर ये कैसे होता है, बड़ी तफरी आती होगी सर, ख्वारी भी लगती होगी सर, क्या मोटिवेट करता है? उस दिन क्लाइंट खिलवाता है बिरयानी, ये है मोटिवेशन। सुबह 9 से 6 आप काम कर रहे हैं, पूरे दिन में मोटिवेशन क्या है? दोपहर में मिलेगी चिकन की डबल बिरयानी विद रायता एंड सलाद, बस जान ले ले तू हमारी गरीब जी। तो ये इन्वेंट्री काउंटिंग कैसे होती है? अच्छा क्लाइंट कुछ और भी खिला सकता है, ठीक है जी, प्यार से बात भी करेगा आपके साथ, ठीक है। हाँ बहरहाल फिर मसाइल बढ़ जाएंगे आपके लिए, तो इंशाल्लाह मजीद बात करेंगे जहां हम आपको यहीं पर बैठे बैठे बताएंगे कि इन्वेंट्री काउंटिंग कैसे की जाती है। वो इन्वेंट्री क्या है? सपोर्ट। मुझे क्या मिला? ठीक है, आगे चलें जी। Important things to note. अच्छा, अब इससे पहले का इंपॉर्टेंट थिंग पाए जरा आप पेज नंबर आए 7 के ऊपर जी। मैं अपने हिसाब से हैंडआउट की सीक्वेंस को मॉडिफाई कर रहा हूं आपकी सहूलत के लिए, ठीक है जी। तो आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, जबकि पूरी कौम अब घबरा रही है, ठीक है जी। मैं खुद घबरा रहा हूँ, महंगाई हो गई है। पेज नंबर 7 पाएंगे जी, जहां लिखा हुआ बट देयर आर 2 मेथड्स। हंस रहे हो यार आप, पढ़ते पढ़ते हंसोगे, मेरा सारा फोकस आउट हो जाएगा। ना करो इस तरह, मैं ऐसा लड़का नहीं, ना करो मुझे इस तरह जी। हजरत आप पढ़ेंगे भाई, देयर आर 2 मेथड्स जी। There are 2 methods to obtain audit evidence, or say that audit evidence can be gathered by the following 2 methods. जी Test of control to be covered while studying TOC topic. ठीक है जी। क्या है TOC? वो हमारे एक स्टूडेंट थे, वो जो है वो पेशावर से आए हुए थे, पूरा बैच खत्म हो गया। मैंने कहा आपको क्या अच्छा लगा? कह रहा तुमने TOC अच्छा पढ़ाया। वो जिस तरह उसने कहा मुझे लगा शायद मैंने नहीं पढ़ा, मैं पढ़ाना भूल गया। मैंने कहा खान साहब दोबारा बताएं, TOC क्या पढ़ाया? TOC वहां से मेरे दिल में बैठ गया, कहें TOC टेस्ट ऑफ कंट्रोल जी। आगे चलें जी। Tests. जो बच्चे पेशावर के हमारे ऑनलाइन में, वो एक ही जुमला कहते हैं, तुम क्या पढ़ाती है? कभी आओ ना पेशावर। मैंने कहा वाह, ये नहीं होना चाहिए, ये खान साहब ये नहीं हो सकता, प्लीज देखे मम्मी ने मना किया हुआ है, मैं सब कुछ कर दूंगा, मैं वहां नहीं आऊंगा। बात समझ रहे हैं आप? चलें जी, आगे चलें जी। हम पढ़ने जा रहे हैं TOC से। एक डिस्क्लेमर दे दूं बिफोर आप पढ़ेंगे इसको, ये जो भी आप पढ़ेंगे हो सकता है आपको समझ आए, आ गया तो रख लीजिएगा अपने पास, नहीं है तो वापस कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अभी हम इस वक्त इस लेक्चर नंबर 2 ऑफ आइजा 500 के अंदर TOC और सब्सटेंटिव की तफसील में नहीं जा रहे हैं। जब तफसील में जाएंगे तो बात कर लेंगे। हाँ, फिलहाल हमें क्या समझ आया है? व्हाट इज TOC? जहां हम क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल्स को वेरीफाई करते हैं। सब्सटेंटिव में क्या करते हैं? जहां हम P&L बैलेंस शीट को वेरीफाई करते हैं। क्लोजिंग नंबर को वेरीफाई करने का नाम क्या है? सब्सटेंटिव। इतना पता है? अब पढ़ेंगे। Tests performed to obtain evidence about the operating effectiveness of controls in preventing, detecting, and correcting material mistakes. ठीक है। TOC should be designed to check that that the control procedures SOP are being applied and that the objectives are being achieved. ठीक है। Test of control includes 2 things. Number 1, design. Design test means. अभी नहीं बता रहा डिजाइन क्या है, अभी नहीं बता रहा ऑपरेशन क्या है। जब TOC ऐसे टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो पहले इस कागज में जाऊंगा, लॉजिक दूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे जी। स्पीड में निकालें जी फटाफट। Design test means to ensure that the system is properly designed, that is, proper accounting system is designed or in place, or that proper internal. चूंकि हमने इंटरनल कंट्रोल पढ़ा हुआ है तो कुछ कुछ समझ आ रहा होगा, लेकिन कुछ कुछ जी। Proper internal controls are designed to ensure that material misstatements will be detected. ऑपरेशन। Number 2, operation. This test means to check that whether the controls were operating effectively throughout the period or not. ठीक है जी। Substantive procedures SP, also called detailed testing / इसको डिटेल टेस्टिंग भी कहा जाता है, या आम जबान में कहें वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल statement. स्टेटमेंट जी। These tests are to obtain audit evidence to detect material misstatements in the financial statement. ठीक है जी। Definition of SP. Substantive procedures or substantive tests are procedures performed by the auditor to detect material misstatement either by a fraud or error at the assertion level. अच्छा रुक जाएं जरा हजरत, यहाँ रुक जाएं जरा। मैं TOC की 2 बातें बोर्ड पे लिखता हूँ
और इसी तरह सब्सटेंटिव की दो बातें मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, जरा देखिएगा और फिर अपना नोट कर लीजिएगा। हमने लेक्चर 1 के अंदर जो है वो टीओसी और सब्सटेंटिव लिखा था, मैं इसकी मजीद तफसील में नहीं गया था, ठीक है। तो मैं आज आपकी इजाजत से तफसील में जा रहा हूँ इसकी। रिपीट करें मेरे साथ, क्या है? टीओसी में दो बातें हैं, डिजाइन और ऑपरेशन। टीओसी में मजीद दो बातें हैं, डिजाइन और ऑपरेशन। सर ये दोनों वर्ड जब मैं टीओसी का लेक्चर दूंगा तो मैं वहां खोल दूंगा, इट शुड टेक 1 मिनट। अभी जरूरत नहीं है, नीड नहीं, मैं डिस्कस नहीं कर रहा, बिला कंफ्यूज हो जाएंगे आप आए सब्सटेंटिव के ऊपर। कहे सब्सटेंटिव में दो बातें हैं, एपी और टीओडी। रुकिएगा, जिस तरह टीओसी के अंदर दो बातें हैं उस तरह सब्सटेंटिव के अंदर भी दो कहें सब मेथड्स हैं। एक को हम कह रहे हैं एनालिटिकल प्रोसीजर। सर ये तो हमने प्रोसीजर में देखा था, हाँ सबर तो करो, बता रहा हूं क्या लिख रहा हूं मैं, जवाब दे दें। और दूसरे के आगे लिखें टेस्ट ऑफ डिटेल, टीओडी, टेस्ट ऑफ डिटेल्स, टेस्ट ऑफ डिटेल्स। अच्छा, आगे करने के तरीके कॉमन थे, कायरो ऐसे ही था। जरा 1 मिनट मुलाजा कर लें प्लीज, ये कायरो आ गया। हजरात मैंने थोड़ी देर के लिए हैंडआउट को 1 मिनट के लिए रोका हुआ है क्योंकि मैं एक अहम बात समझा रहा हूं। रिपीट करें, एविडेंस हासिल करने के दो मेथड, टीओसी, सब्सटेंटिव। टीओसी के अंदर दो बातें, डिजाइन और ऑपरेशन। एसपी के अंदर दो बातें, एपी और टीओडी, एपी और टीओडी। होल्ड सर, ये एक क्या है एपी? सर तो यहां भी एपी वहां भी एपी, हाँ ऐसा क्यों? सुन लो, एपी हैज अ डुअल रोल। एक तरफ एपी मेथड है और एक तरफ एपी प्रोसीजर। एपी का डुअल रोल है। मैं इस क्लास में टीचर हूं, बाहर निकलूंगा बन जाऊंगा प्रिंसिपल, तनाई में होऊंगा एक अलग कैजुअल मोड में आ जाऊंगा, कोई दोस्त साथ होगा तो मुझसे खतरनाक कोई नहीं होगा, बाहर घूम रहा हूँ फुल पार्टी कर रहा हूँ। डिफरेंट रोल है मेरे। विद फ्रेंड्स आई एम डिफरेंट, विद स्टूडेंट्स आई एम डिफरेंट, विद स्टूडेंट्स whom I am friend with I am different, as a principal I am very खतरनाक, I can get very खतरनाक। ठीक है जी, अभी आपने डेमो देखा नहीं हमारा। जिस तरह मेरे डुअल रोल्स हैं उस तरह एपी का भी डुअल रोल है। एक तरफ एपी क्या है, रिपीट करो, एक तरफ एपी सब्सटेंटिव का एक मेथड है, दूसरी तरफ एपी कायरो भी है। एपी हैज अ डुअल रोल। होल्ड सर, ये टीओडी क्या है? ये टीओडी देखें, आईजा 500 में ऑडिट के जार्गन्स खुलते हैं। जब ये आज लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो आप इंशाल्लाह मेंटली बड़े मैच्योर हो जाएंगे, आपको ऑडिट की सारी बेसिक आ गई। ठीक है जी। अच्छा, अब जब मैं आपसे ये कहूंगा, पूरी क्लास तवज्जो दें प्लीज, एक्टिव रहें जरा। जब मैं कंफर्मेशन कहूंगा तो आप कहेंगे टीओडी, जरा ये करना है आपने। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट। मैं कंफर्मेशन भेज रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? मैं इंस्पेक्शन ऑफ एसिड कर रहा हूं, इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, इंक्वायरी, रीपरफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन, ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब ये हुआ कि इस कायरो में ए के अलावा जो बचा वो किसका पार्ट है? इसका मतलब है जब मैं थर्ड पार्टी को कंफर्मेशन भेज रहा हूंगा तो मैं क्या कर रहा हूंगा? फिर दोबारा खेलते हैं। गिव योरसेल्फ सम टाइम, कोई जल्दी नहीं है, बहुत टाइम हमारे पास है। ये बेसिक्स है, ये तगड़ा हो गया जिंदगी आसान होगी इंशाल्लाह। आगे दोबारा खेलते हैं। ठीक है जी। मैं वर्किंग को कर रहा हूँ रिकैलकुलेट में, क्या कर रहा हूँ? मैं इन्वेंट्री काउंटिंग क्लाइंट को करते हुए देख रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं इंस्पेक्शन ऑफ एसिड कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं थर्ड पार्टी को भेज रहा हूँ कंफर्मेशन में, क्या कर रहा हूँ? टीओडी, टेस्ट ऑफ डिटेल्स। इस कायरो में ए के अलावा जो बचा वो टीओडी है। बेटा दिमाग में जबरदस्त। एक चीज जो मैंने फॉर्म में की वो यहां बैठ के आप एक माहौल में पढ़ रहे हैं। डिफिकल्ट काम है, चैलेंजिंग काम है, बहरहाल इसको एक्सेप्ट किया हमने। होल्ड सर, जरा आसान करके बताएं कि टीओडी में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब मैं कह रहा हूं टीओडी कर रहे हैं, इसका मतलब है या तो मैं P&L वेरीफाई कर रहा हूं, या मैं बैलेंस शीट वेरीफाई कर रहा हूं, या मैं दोनों के नोट्स टू द
आपने F7 में पढ़ा होगा बड़ा नोट्स टू द अकाउंट्स। जब मैं टीओडी कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? जब मैं क्या कर रहा हूं? इसका मतलब है मैं क्या वेरीफाई कर रहा हूं? या तीनों के तीनों कर क्या रहा हूं मैं? आपका रिस्पॉन्स टाइम बहुत स्लो हो रहा है इस वक्त। मैं बहुत आसान करके पढ़ा रहा हूं, आपको पता ही चल रहा है कि आप इतना टेक्निकल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं इस वक्त। आइजा 500 पढ़ाना F8 का सबसे चैलेंजिंग काम है। ये ऑडिट की रीढ़ की हड्डी है और आपको पता ही चला कि हमने आपकी हड्डी पे कब सर मार दिया आपको, मतलब सिखा दिया, मतलब है ठीक। एपी और ये दोनों क्या है? ये सब्सटेंटिव के सब मेथड्स हैं। एपी इज अ डुअल रूल। एक तरफ एपी क्या है? मेथड है, दूसरी तरफ एपी क्या है? प्रोसीजर है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। मैं कह रहा हूं टीओडी, जब मैं कहूं तो टीओडी में इनफॉर्म मतलब क्या है? व्हाट इज द इनफॉर्मल मीनिंग ऑफ टीओडी? मैं क्या वेरीफाई कर रहा हूं? या तीनों के तीनों। ठीक है जी। सर क्या इन दोनों का कोई एक वर्ड बता दें मुझे जिसको हम प्यार से पुकारें? साजिद कहें, सज्जू कहें, मुन्ना कहें, टीपू कहें, मुख्तलिफ नाम है हमारे। अम्मा प्यार से सज्जू कह रही हैं, कोई और कुछ और कह रहा है, मोहल्ले में कोई और कुछ कह रहा है, आप लोग एसके कह रहे हैं। ठीक है जी। बहरहाल इन दोनों का भी एक निक नेम है। क्या नाम है? इन दोनों का भी एक निक नेम है, मुश्किल निक नेम है। The nickname of both of these is called, repeat करें, testing at the assertion level। मुश्किल वर्ड। दोबारा, टेस्टिंग एट द assertion level। इसमें कड़वा वर्ड कौन सा है? सर वो सब तो ठीक है, ये बताएं ये assertion का मतलब क्या है? यकीन करें, कसम ले लें आप, असर्शन का मतलब फिर तीन बातें, या तो पीनल वेरीफाई कर रहे हो, या बैलेंस शीट वेरीफाई कर रहे हो, या नोट्स वेरीफाई कर रहे हो। समझ आ रही बात भाई? जब ये इसका निक नेम है तो फिर इसका मतलब यही होगा ना यार, साजिद, सज्जू, मुन्ना, तीनों एक ही कैरेक्टर है। तीनों कौन है जी? साजिद। इसका मतलब है मैं ये अलग अलग करके कहूं, मैं कहूं मैं टीओटी कर रहा हूं, मैं कहूं ये दोनों टेस्टिंग एट द असर्शन लेवल कर रहा हूं, या मैं फिर क्या कह रहा हूं कि मैं क्या वेरीफाई कर रहा हूं? हजरत दोबारा देखते हैं, आए आसान कर दो जिंदगी। ठीक है, अब आप मेरे साथ जुमले रिपीट करें। टेस्टिंग एट द असर्शन लेवल, इसका मतलब है या तो मैं पीएनएल वेरीफाई कर रहा हूं, या बैलेंस शीट, या नोट्स टू द अकाउंट। टेस्टिंग एट द असर्शन लेवल का मतलब है या तो मैं एपी कर रहा हूं या टीओडी कर रहा हूं। जब मैं टीओडी कर रहा हूं इसका मतलब है मैं ये तीन वेरीफाई कर रहा हूं जिनका शॉर्टकट वर्ड है टेस्टिंग एट द असर्शन लेवल। असर्शन का मतलब है मैं तीन चीजें वेरीफाई कर रहा हूं, पीएनएल, बैलेंस शीट, पीएनएल। हजरत मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं, इसको जरा नोट करें, विल मूव फॉरवर्ड। इसको इसी तरह नोट करेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फिर बताऊंगा कि एग्जामिनर आइजा 500 पर या सब्सटेंटिव पर जब सवाल बनाएगा तो वो इन जुमलों को, इन नामों को इस्तेमाल कैसे कर सकता है, इसको नोट करें एंड विल मूव फॉरवर्ड। जी हाँ, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये बात नोट कर ली हमने। सर एग्जाम में सवाल कैसे आएगा? देखें, द एंटायर लेक्चर ऑफ आइजा 500 एंड द एंटायर लेक्चर ऑफ ऑडिट, कंप्लीट ऑडिट इज इंटायरली एग्जाम फोकस। मेरी सारा एफर्ट किस चीज के ऊपर है कि आपने पेपर कैसे पास करना है। तो कि जो मैं लेक्चर आपको दे रहा हूं आइजा 500 का, ये भी एग्जाम फोकस्ड है, और जो आने वाले टॉपिक्स हैं वो भी इंटायरली एग्जाम फोकस्ड है। अब मैं एक जुमला कहता हूं, रिपीट करें। व्हाट सब्सटेंटिव analytical procedure will you perform to verify cash and bank? What substantive test of details will you perform to verify trade payables? सर ऐसा लग रहा है कि जवाब में तो कायरो ही लिखेंगे, ऐसा लग रहा है कि जवाब में तो कायरो ही लिखेंगे, लेकिन अगर मैं एक फ्यूचर की बात कर रहा हूं, अगर एग्जामिनर ने मुझसे सिर्फ ये पूछा तो मैं सिर्फ ये बताऊंगा, और अगर एग्जामिनर ने मुझसे क्या पूछा तो मैं सब कुछ बताऊंगा सिवाय एक है। पिक करेगा? रिपीट। एग्जामिनर कह रहा है व्हाट एनालिटिकल प्रोसीजर विल यू परफॉर्म टू वेरीफाई फिक्स्ड एसेट्स।
ये हम आगे कवर करेंगे, 2 घंटे का टॉपिक है। तो अब मुझसे एग्जामिनर ने मुझसे क्या पूछा है, इसका मतलब है कायरो में से सब गायब कर दें, सिर्फ क्या बताना है, वाइसी वर्सा। अगर एग्जामिनर ने कहा व्हाट टेस्ट ऑफ डिटेल विल यू परफॉर्म टू वेरीफाई ट्रेड पेबल, अब मैं क्या जवाब दूंगा? अब उसने मुझसे क्या पूछा है, इसका मतलब है मैं ए के अलावा पे सब कुछ बता दूंगा, क्योंकि ए के अलावा सब किसमें फॉल कर रहा है, इट इज पार्ट ऑफ टेस्ट ऑफ। अब आए जी दोबारा लेक्चर पे जहां से हम चले थे जी हजरत, हम चले थे पेज नंबर 7 से, भाई ने सब्सटेंटिव स्टार्ट किया, मैंने वहीं रोक दिया, ये कहानी की, और मैं दोबारा कहां गया जहां से हम चले थे। सर दोबारा पढ़ लेंगे सब्सटेंटिव की डेफिनेशन, दीज टेस्ट जी। Substantive procedures, also called detailed testing / verification of financial statements. आगे चलें। These tests are to obtain audit evidence to detect material misstatements in the financial statement. ठीक है। Definition of SP. Substantive procedures or substantive tests are procedures performed by the auditor to detect material misstatement either by fraud or error. मटेरियल मिसस्टेटमेंट का वर्ड आप सुन चुके हैं, समझ चुके हैं, आगे चलें। At the assertion level, अगर मैं बहुत ही क्विकली once again if I take this opportunity, अगर मैं बहुत ही क्विकली बताऊंगा सब्सटेंटिव क्या होता है, तो एक मैं समझाऊंगा आपको अंग्रेजी में और एक मैं कर दूंगा उर्दू में तर्जुमा। तो पहले मैं मुश्किल वाला जुमला इस्तेमाल करता हूं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर इज टू डिटेक्ट एट द असर्शन लेवल। उर्दू में सब्सटेंटिव का ऑब्जेक्टिव है पीएनएल में, बैलेंस शीट में, नोट्स में कोई गलती तो नहीं है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सब्सटेंटिव इज टू डिटेक्ट एट द असर्शन लेवल, पीएनएल में, बैलेंस शीट में, नोट्स में कहीं गलती तो नहीं है। दोनों क्या चीज है, एक ही चीज है। एक मैंने आपको उर्दू तर्जुमा दिया और एक मैंने आपको दिया अंग्रेजी तर्जुमा। हमने क्या कवर किया, क्या वर्ड कवर किया, सब्सटेंटिव। आगे चलें सर। Assertion level, P&L, balance sheet and P&D items. बता दिया, समझा दिया, लिखवा दिया, मुसलमान बना दिया। आगे चलो शाबाश। They are generally of 2 types. पहला Substantive analytical procedures नेक्स्ट हेडिंग पे आ जाओ। or other substantive procedures, that is test of details, such as test of detail of transactions. अब एक और कड़वा वर्ड आया था, टेस्ट ऑफ डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन एंड टेस्ट ऑफ बैलेंसेस। अल्लाह अकबर। टेस्ट ऑफ डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शंस के ऊपर लिखे पीएनएल के आइटम्स एंड बैलेंसेस के आगे क्या लिखूं फिर मैं, बैलेंस शीट के आइटम्स। यार थोड़ी सी कॉमन सेंस इस्तेमाल करें, थोड़ा सा अपने घुटनों को पकड़ें, मुझे बताएं मैं असर्शन लेवल के आगे क्या लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं मैं। पहला आइटम क्या लिखा है, सेकंड क्या लिखा, थर्ड क्या लिखा। इसका मतलब है कहें पीएनएल को हम कहते हैं क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस, बैलेंस शीट के आइटम को हम कहते हैं अकाउंट बैलेंस लेवल, क्योंकि इसका बैलेंस मेंटेन होता है जबकि ये ट्रांजैक्शन होके साल में क्लोज होकर खत्म हो जाता है, ऐसा ही है। तो पीएनएल का एक और नाम आ गया, कहो क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, और बैलेंस शीट के लिए हम क्या करें, अकाउंट बैलेंस लेवल। ठीक है, मजीद बात करेंगे, जल्दी से पढ़ने आगे बढ़िए जी। Test of detail, such as test of detail of transaction, पीएनएल के आइटम्स P&L के एंड बैलेंसेस, बैलेंस शीट के आइटम। आगे चलो। For example, verification of documents such as purchase orders, invoices, receipts, employee timesheets, customer orders, letters, bank statements. ये देख रहे हैं, ये फिर मैंने चालाकी से काम किया है। ये सारे वो जुमले हैं जो आपने याद करने हैं आगे जाके। कब, जब हम कवर कर रहे होंगे सब्सटेंटिव, एम्प्लॉय टाइम शीट है, पेरोल रिकॉर्ड है, जनरल लेजर है, मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स हैं, कंफर्मेशन है, बैंक स्टेटमेंट है, परचेज ऑर्डर है, एग्रीमेंट्स हैं, सप्लायर स्टेटमेंट है। ये सारे वर्ड्स आगे जाके सब्सटेंटिव में लिख रहे होंगे इन द रेस्पेक्टिव टॉपिक जी। And other legal documents, review of minutes of director meetings and other committees. ठीक है हजरत, आप जरा रिवर्स गियर में आएंगे और पेज नंबर 5 पे आ रहा है समथिंग इंपॉर्टेंट टू नोट। शाबाश, जल्दी से जी। पेज नंबर 5 पे आएंगे जी, लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट। हजरत अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और मैं आपकी इजाजत से जरा एविडेंस को थोड़ा खोलता हूं, ठीक है जी। मैं कह रहा हूं ये बिरयानी की प्लेट है, अब जो बगैर नाश्ते के वो मेरा हाथ ही खा जाएंगे वो। ये बिरयानी की प्लेट है, ए मेमनो, ये बिरयानी की। अब मैं इसमें 2 जुमले और लगाता हूं, मसाला तेज है,
व्हाइट बोटी है, बिल्कुल फ्रेश है, बहुत सारी है, और मैं अकेला हूं। ये इंसान की ख्वाहिश है क्या? बिरयानी हो, बहुत सारी हो, और मैं अकेला हूं। कोई डिस्टर्ब ना करेगा, भाई मुझे भी देना, मैंने चमाट दे देना उसको। और अगर वक्त इफ्तार का हो तो मैं सबका खून कर दूंगा, क्योंकि ये बिरयानी मैं ही खाऊंगा, क्योंकि ये आखिरी रोजा है आज। हम जब सहरी करते हैं तो हम क्या असम्पशन से इस्तेमाल करते हैं? ये आखिरी सहरी है, कल दोबारा सहरी नहीं है, आज इफ्तारी है, ये पकौड़े ये आखिरी हैं जो खा सकते हो, क्योंकि ये आखिरी इफ्तारी है। कौन भाई, कौन अम्मी, कौन अबू, सारे मुझे लग रहा है दुश्मन है मेरे। जो उसकी प्लेट का पकौड़ा अल्लाह पाक ये भी मेरी प्लेट में गैर से दे दे, क्योंकि ये आखिरी इफ्तारी। ठीक है, भारत कहें एविडेंस, खाली एविडेंस नहीं, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। अच्छा, मुझे पढ़ाना चैलेंज नहीं है, मुझे पढ़ाना उस वक्त चैलेंज है जब आधी क्लास किसी और जोन में हो। है इस वक्त आधी क्लास किसी और जोन में, कोई गुस्से में है, किसी की हटी हुई है, मुझे देख रहे हैं, दिमाग में कुछ और चल रहा है, कहीं और पहुंचे हुए, किसी आला मुकाम पे पहुंच गए हैं, वहां से वापसी का रास्ता मुमकिन नहीं है, कोई दिमाग में चीज पिंच कर रही है, किसी का ब्रेकअप हो चुका है, किसी का होने वाला है, किसी का पैचअप हो गया है या होने वाला है, 4 मसाइल हैं। कोई कह रहा है अभी जाके पता नहीं मैं क्या खाऊंगा। सोचिए ऐसे बच्चों को मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? एविडेंस इज सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। अब चेहरे पर आ रहा है व्हाट द हेल इज दिस। ठीक है, मैं भी क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं, मुझे तो पढ़ाना है ना भाई। रिपीट करें, एविडेंस, खाली एविडेंस नहीं, एविडेंस शुड बी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। अब आपकी इजाजत से अगर मैं इसका शॉर्टकट बता दूं आपको, तो इसका शॉर्टकट है सही। कहो सही, 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 कहो सही, सही, सब सही, सफिशिएंट, अप्रोप्रिएट, ऑडिट, एविडेंस। हाथ खोलें आप, निकाह में नहीं, हाथ खोलें, बिल्कुल रिलैक्स रहें आप, मैं कुछ नहीं मार रहा आपको। सफिशिएंट, अच्छा साइंस की रिसर्च है, अगर आप यूं बैठ के पढ़ेंगे ना दिमाग कुछ और चलेगा, और ऐसे आप खोल लेंगे ना हाथ, यूं करके बैठेंगे आप, ठीक है मुनासिब है ये। इनको हाथ लाने को किसी ने बोला आपको? ठीक है, एक आप यूं पढ़ रहे हैं लॉजिक कुछ और समझ आएगी, एक आप जरा आपने हाथ खोलेंगे, पाम्स खोलेंगे, यू विल फील मोर एनर्जेटिक। ठीक है, साइंस की रिसर्च है, साइंस है, साइंस की तरफ से। ठीक है, सफिशिएंट, अप्रोप्रिएट, ऑडिट, एविडेंस। खाली एविडेंस नहीं, मुझे तो वो एविडेंस चाहिए जो सफिशिएंट भी हो, ने मजे का भी हो, अप्रोप्रिएट भी हो, सही। अब मैं आपकी इजाजत से यहां लिखता हूं सही। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं। सफिशिएंट बोले तो, अब रिपीट करें, सफिशिएंट बोले तो क्वांटिटी, अप्रोप्रिएटनेस बोले तो क्वालिटी। क्वालिटी में 2 बातें, रेलेवेंस और रिलायबिलिटी। ठीक है सर, ये डायग्राम तो फैलता जा रहा है सर, ये डायग्राम कुछ ज्यादा फ्री नहीं हो गया? हाँ हो रहा है थोड़ा सा, अभी इसको मैं टाइट करता हूँ जरा। ठीक है, ए डायग्राम, गंदे बच्चे, ये सिर्फ मेरे लिए था। डायग्राम फ्री होगा, फैलता जा रहा है यार, अल्लाह माफ करे। हजरत दोबारा खेलते हैं, क्या एविडेंस? मुझे एविडेंस चाहिए, मुझे ओपिनियन देना है, मुझे ट्रू एंड फेयर व्यू देना है। उसके लिए मुझे प्रोसीजर करने पड़ेंगे ताकि मुझे जो मिले वो एविडेंस हो। मसला ये है, खाली एविडेंस नहीं, वो एविडेंस जो सफिशिएंट भी हो, अप्रोप्रिएट भी हो। सफिशिएंट का मतलब क्वांटिटी ऑफ एविडेंस, अप्रोप्रिएटनेस का मतलब क्वालिटी ऑफ एविडेंस। क्वालिटी के अंदर 2 कॉन्सेप्ट हैं, रेलेवेंस, रिलायबिलिटी। रेलेवेंस, रिलायबिलिटी, और रिलायबिलिटी के अंदर सिर्फ 5 बातें हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। इसका मतलब अगर मैं याद करने की बातें बताऊं, अगर मैं याद करने का तरीका कर सिखाऊं, कहो 5, 1 6, 7 8, और एक कॉन्सेप्ट है 9। दोबारा कहना है, इसमें कितनी बातें हैं? 5, 5 और 1 ये खुद कितना हो गया? 6, 1 ये हो गया 7, 8, 9 और 1 मेन हेडिंग है। तो याद करने की कितनी बातें हो गई? कहो सही, सफिशिएंट, अप्रोप्रिएट, ऑडिट, एविडेंस। होल्ड करें जरा, कॉपी कर लें।
जिस तरह चाहे कॉपी कर लें। हजरात, मैं एक मुश्किल बात को बहुत ही आसान करके तफरी के साथ समझा रहा था कि आप इसको डाइजेस्ट कर लो, ठीक है। मैं कह रहा हूं जो मुझे एविडेंस चाहिए वो सफिशिएंट भी हो और अप्रोप्रिएट भी हो, ठीक है। बात करते हैं जरा। क्या है सफिशिएंसी? सफिशिएंट बोले तो क्वांटिटी, क्वांटिटी बोले तो सैंपल साइज। मैं 100 ट्रांजैक्शंस में से क्या 50 वेरीफाई करूं, क्या मैं 60 वेरीफाई करूं, क्या मैं 30 वेरीफाई करूं, क्या मैं 20 वेरीफाई करूं, क्या मेरा सैंपल साइज ज्यादा होगा या मेरा सैंपल साइज कम होगा? ये क्या कहलाता है? ये क्या कहला रहा है? ये मैं क्या समझा रहा हूं? सफिशिएंसी बोले तो क्वांटिटी। रिपीट करें प्लीज, रिपीट करना पड़ेगा। क्वांटिटी ऑफ एविडेंस। क्वांटिटी का मतलब है सैंपल साइज। कितना वेरीफाई करूं, कितना वेरीफाई करूं? 50%, 60%, 10 में से 4, 10 में से 8 या 10 में से 2, डिपेंड करता है किसी चीज के ऊपर। मेरा सैंपल साइज ज्यादा होगा या मेरा सैंपल साइज कम होगा? कुछ फैक्टर्स पर क्या होगा? ये पार्टिसिपेट करें आप, सिर्फ नोट नहीं करना है, समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं आपसे। खाने की एक प्लेट, बिरयानी की एक प्लेट, नॉर्मल प्लेट, कितने लोग एक प्लेट से मुतमईन हो जाते हैं? मैं एक प्लेट बहुत है। कितने कह रहे हैं नहीं यार 1.5 प्लेट तो चाहिए, बहुत इंजन बड़ा है। कितने कह रहे हैं जब तक 2 ना हो ना मेरे को चैन नहीं आता, मेरी आंखों में खून उतरा होता है। कितने 2 है जी? कितने कह रहे भाई पूरी देख ही खा लूंगा मैं तो, ये इंसान के बच्चे नहीं है। हजरत की शक्लें देख लें, ये इंसान के बच्चे नहीं है, इनका बस चले देख में बैठ के खाएं, अल्लाह माफ करेगी। भाई नॉर्मल इंसान के लिए 1.5-2 प्लेट बहुत होती है बिरयानी की, ठीक है। डिपेंड करते हैं बिरयानी किसके हाथ की बनी हुई है, उसकी बात मैं यहाँ करता हूँ। अभी मैं क्या बात कर रहा हूँ? बिरयानी कितनी है। अभी मैं क्या बात कर रहा हूँ? ये कह रहा है 1.5 प्लेट, ये कह रहा है सर आप मेरा साइज देखें आप। 2 पे तो मेरा इंजन स्टार्ट होता है। 3 प्लेट, ये एक चुके है स्मार्ट बॉय है सर, आधी प्लेट, बाकी सैलेड, यू नो डाइट कॉन्शियस। ये भी मुझे मुनासिब लग रहा है 1.5 प्लेट, ये दुबला पतला लग रहा है, ये जो है ना वो लग रहा है ये खाता पूरा होगा। ये 2 प्लेट पकड़ने इसकी आप, वो लग रहा है 3 प्लेट, वो लग रहा है आधी प्लेट। हाल देखो बेचारे का क्या हुआ, अल्लाह माफ कर। भाई खुराक तो पूरी लिया कर तू यार। क्या परसेंट टू परसेंट वेरी कर रहा है? रिपीट करें, द क्वांटिटी ऑफ एविडेंस, सैंपल साइज वेरी करेगा कुछ फैक्टर्स के ऊपर, वेरी करेगा फ्रॉम क्लाइंट टू क्लाइंट। किसी क्लाइंट पर सैंपल साइज ज्यादा होगा, किसी क्लाइंट पर सैंपल साइज कम होगा। इस बात का ताल्लुक कुछ फैक्टर्स पर होगा जो भी देखते हैं हम, ठीक है। सफिशिएंट बोले तो क्वांटिटी, हजरात अप्रोप्रिएटनेस बोले तो क्वालिटी में 2 बातें हैं। अभी आप मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं, अभी आप आगे भी जगह झूल रहे हैं, कोई नींद में है, कोई कुछ कर रहा है। क्वालिटी में कितनी बातें? और अगर मेरी क्लास में किसी ने यूं करते ना नींद का, अगर ये निशाना मेरा बड़ा जालिम है, इस सीधा आएगा यूं मुंह के अंदर सीधा, अब अंदर जाए कहां जाए क्या लगे मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मेरी क्लास में अगर आप सोचे मैं कैसा लगूंगा पढ़ाते हुए, हजरात आज हम पढ़, कैसा लगेगा आपको? आपकी हट के हाथ में आ जाएगी। तो अगर आप में से किसी ने किया तो मार्कर भी है मेरे पास, कंकर भी है, ये बेल भी है, ये और काफी सारा सामान है फेंकने के लिए इसके अंदर, ठीक है। तो फिर ना बोलना का सर आपने मारा हमें, ठीक है, ये बता दूं मैं आपको जी। कहीं अप्रोप्रिएटनेस बोले तो क्वालिटी, जहां देखे ना मुझे क्यों देखे, यहाँ देखे, इशारा भी दे रहा फिर भी यहाँ देख रहे, अल्लाह पाक इतना हसीन को बनाया मैं। क्वालिटी में 2 बातें, रेलेवेंस, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी में 5 बातें, 1 2 3 4 और 5। अब जरा मेरी बात समझे, मैं कह रहा हूं रिलायबिलिटी की कितनी बातें? 5। देयर ऑल एट्रीब्यूट्स। बिरयानी घर की हो तो क्या बात है, लेट्स हैव अ कप ऑफ टी इन माय ऑफिस। अगर बिरयानी तेज मसाले की हो तो क्या बात है, उसके अम्मी के हाथ की हो तो क्या बात है। आप ठीक है जी। अगर दिन दोपहर का हो, टाइम दोपहर का हो तो क्या बात है, और अगर दिन इतवार का हो तो क्या बात है।
साथ में रायता और ठंडी स्टिंग हो तो क्या बात है, और बिरयानी के बाद इंसान ने कोई काम ना करना हो तो फिर तो क्या ही बात है, फिर एंड है। फिर आप बिरयानी खाएं, इंजन भरे, उल्टे लेट के सो जाए आप। ऐसा ही है ना। ठीक है, ये पांचों बातें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है, सपोर्ट कर रही है। ठीक है, अब मैं आता हूं ऑडिट के ऊपर। सुनिएगा बात, मैंने आपको समझा, लॉजिकली बात समझा दी है। रिपीट करें, वो एविडेंस जो मैं खुद गैदर करूंगा वो ज्यादा रिलायबल है। वो एविडेंस जो डायरेक्टली थर्ड पार्टी से आएगा वो ज्यादा रिलायबल है। वो एविडेंस जो क्लाइंट लिख के देगा और जो जबानी कहेगा, जो लिख के देगा वो ज्यादा बेहतर है। जो क्लाइंट कागज देगा, फोटोकॉपी ओरिजिनल, जो ओरिजिनल होगा वो ज्यादा रिलायबल होगा। एक क्लाइंट मल्टीनेशनल, एक क्लाइंट सेठिया ग्रुप, मल्टीनेशनल में लिस्टेड कंपनी में क्वालिफाइड लोग ज्यादा होंगे। सेठिया कंपनी में छोटे सेटअप के अंदर क्वालिफाइड लोग नहीं होंगे। वो एविडेंस जो मल्टीनेशनल लिस्टेड से मिलेगा वो एविडेंस ज्यादा रिलायबल होगा। 5 बातें की मैंने, हैंड आउट पे, शाबाश। आपके दिमागी तवाज़ुन को देखते हुए, आपके चेहरों के तासरात को देखते हुए मैं बात समझाता हूँ। ठीक है जी, ऐसा ना हो कि मैं एक गलत टाइम पे मुश्किल बात कर जाऊँ और आप बोले हाँ ठीक है आगे चलो। ठीक है हजरत, पेज नंबर 6 पे आने से पहले जरा आप पढ़ेंगे, डीजे वाला भाई पेज नंबर 5 पे आएंगे, लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट। जरा मेरा हैंडआउट चला दो डीजे वाले भाई जी। ऑडिट एविडेंस, Important thing to note. जी, Audit evidence requires that the auditor obtains sufficient appropriate audit evidence to be able to draw reasonable conclusions on which to base the audit opinion. ठीक है जी, मैं अभी कोई लिखवाता हूँ, पेज टर्न कर लें शाबाश, फटाफट थोड़ा सा स्पीड तेज करें जी। Sufficient appropriate audit evidence. Important. Sufficiency relates to the क्वांटिटी, quantity. Sufficiency relates to the quantity of audit evidence and appropriateness relates to the quality of audit evidence. ऐसा ही है, आगे चलो। Which includes both relevance and reliability of evidence. ठीक है, क्वालिटी में 2 बातें आ गई, रेलेवेंस भी, रिलायबिलिटी भी। दोबारा, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। जो एविडेंस हमें चाहिए वो सफिशिएंट भी हो, अप्रोप्रिएट भी हो। सफिशिएंसी बोले तो एविडेंस की, एविडेंस का क्वांटिटी, अप्रोप्रिएटनेस बोले तो क्वालिटी। क्वालिटी में 2 बातें, रेलेवेंस, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी में 5 बातें, टोटल 10 बातें। याद रहेंगी? कोई नींद में उठा के पूछे ना सही बताओ, आपने बोलना 10 बातें, मेरा दोबारा सो जाएंगे आप। जल्दी उठो, बताओ एश्योरेंस की टाइप 3, एब्सोल्यूट नहीं दे सकते, 2 बची, 2 बार। इस तरह याद होना चाहिए। एश्योरेंस की कितनी टाइप्स? 3। आप गुस्से में, अल्लाह खैर करेगा, कहें 3 टाइप्स, एक दे नहीं सकते। कौन सी? एब्सोल्यूट। क्या बची? रीजनेबल और ये जो बेसिक चीज है ना, ये जो मैं याद कर रहा हूँ स्पीड में, ये इसी तरह याद होनी चाहिए। ठीक है जी सर, आगे चलें आप जरा। अब आपके पास एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, अंडों का बात देखें क्या लिखा हुआ है। अप्रोप्रिएटनेस इज द measure of quality of audit evidence which has 2 elements, relevance and reliability. रेलेवेंस पे देखें क्या कह रहे हैं हम। Relevance to be discussed later after substantive procedure. सर रेलेवेंस कब पढ़ेंगे? After substantive procedure. अभी वो वक्त नहीं आया, जब वक्त आएगा, जब आप बड़े हो जाएंगे, अगर तो हो गए तो हम बाद में पढ़ लेंगे। सब्सटेंटिव कवर करने के बाद मैं पढ़ाऊंगा कॉन्सेप्ट ऑफ रेलेवेंट। ठीक है जी, कुछ लोग मुझे देख रहे हैं, अटक रहा है, बोल नहीं पा रहे हैं। ठीक है भारत, हाँ वही ठीक है जी। सर अगली हेडिंग पढ़ें आप। Factors which influence the sufficiency and appropriateness of audit evidence. हाँ रिपीट कर रहे हैं, रिपीट। वो कौन से फैक्टर हैं, वो कौन से फैक्टर हैं, वो कौन से मेथड्स हैं, वो कौन सी चीजें हैं जो कि क्वांटिटी को, रिलायबिलिटी को अफेक्ट करती हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे ये, फिर हम पढ़ेंगे ये। ठीक है जी, तो पहले आप जरा नेक्स्ट हेडिंग पे आ जाएं। ये 7 पॉइंट छोड़ दें आप, 7 पॉइंट छोड़ के आ जाए नेक्स्ट हेडिंग के ऊपर जी। Reliability factor. जी, वो जो मैंने अभी आपको बिरयानी की मिसाल दी, उसके बाद जो मैंने 5 बातें आपसे कही वो आ रही जी। Important. Number 1. Evidence is more reliable when it is obtained from independent sources outside the entity. ऐसा ही है। Third party. कौन सा एविडेंस ज्यादा रिलायबल है, जो क्लाइंट के रिकॉर्ड से मिल रहा है कि थर्ड पार्टी से मिल रहा है? आगे चलें। Number 2. सर इसकी मिसाल लेते हैं।
लड़का कह रहा है रिश्ते का टाइम था, लड़के के बाप ने कहा मेरा बेटा चांद का टुकड़ा है। चांद पर हालांकि जगह जगह फोड़े थे, लेकिन बाप ने क्या कहा, मेरा बेटा तो चांद का टुकड़ा है। बाप बेटा जैसा भी निकट्टू हो, अल्लाह माफ करे उसका एफिड नहीं निकल रहा है, अल्लाह माफ करे मैट्रिक में उसकी सप्ली लगी हुई है, बाप क्या कह रहा है, मेरा बेटा तो चांद का। जब वो लड़की के बाप ने अहले मोहल्ला से कंफर्म किया जरा चांद पे रोशनी डालेंगे, बोला चांद पे अगर रोशनी पड़ गई तो पेड़ा खराब हो जाएगा, बेहतर है कि आप अपने चांद को कहाँ ले जाएं, क्योंकि जो आप चांद कह रहे हैं ये चांद नहीं ये सूरज है। ये मैं क्या बताऊं लड़का कैसा है, कभी आप वीकेंड की रात को आके देख लें, लड़का कोने में पड़ा होता है क्योंकि नशा बुरी चीज है। अब जो लड़की के बाप को एविडेंस मिला वो कहां से मिल रहा है, फ्रॉम थर्ड पार्टी से मिल रहा है, अहले मोहल्ला। इसलिए तमाम लड़कों को पैगाम है कि मोहल्ले में बना के रखें। पहली मालूमात मोहल्ले से की जाती है। मोहल्ले में अगर आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, आप सिर्फ वहां एक ही प्रोसीजर कर रहे हैं, ऑब्जर्व, तो ये बात आपके अगेंस्ट जा सकती है। बात समझ आ रही है? लड़के कह रहे नोट करो, ये बड़ी अहम बात थी जी। सेकंड पॉइंट पढ़े जी। Number 2, evidence that is generated internally is more reliable when, हाँ पढ़े आगे, when the related controls imposed by the entity are effective. एग्जाम्पल, Evidence obtained from Unilever Siemens. जी अभी एग्जाम्पल दी थी मैंने भाई, दो कंपनी है, ये मल्टीनेशनल है, ये सिटिया कंपनी, यूनिलीवर एक और कंपनी, एक और लोकल ब्रांड है। यहाँ क्वालिफाइड लोग हैं या क्वालिफाइड लोग नहीं, यहाँ एसओपीज हैं या एसओपी नहीं है, यहाँ कंट्रोल्स हैं या कंट्रोल नहीं है। तुम और मैं जब ऑडिट कर रहे होंगे तो रिलायबल एविडेंस कहां से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। क्यों 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 बोलो सर? क्योंकि जब वहां क्वालिफाइड लोग होंगे, जब एसओपी होगा, जब सिस्टम होगा, तो यहाँ क्वालिफाइड लोगों के हाथों से चीजें बन रही होंगी, तो जो अकाउंट्स यहाँ बन रहे होंगे उन पर कंट्रोल्स मौजूद होंगे। लिहाजा हमारे एज ऑडिटर यहां से मिलने वाला एविडेंस क्या होगा? हजरात बोले यहां से मिलने वाला एविडेंस क्या होगा? ज्यादा रिलायबल होगा। जी आगे चलें। Number 3, written evidence documented is more reliable than verbal evidence. बड़ी अहम बात है, बड़ी अहम बात है। वो मुझसे कहती है, वो मुझसे प्यार करती है। मैंने कहा जानू लिख के दो ना, कंफर्म करो, व्हाट्सएप करो। कह रही व्हाट्सएप नहीं करूंगी। उसने कहा मैं लिख के नहीं दूंगी, जबानी सुन लो मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इसका मतलब है दाल में कुछ, इसका मतलब है वो आपसे जेन्युइन प्यार। अगर जेन्युइन प्यार करती तो मुझे कागज पर लिख के दे दी। मैंने पूछा क्यों लिख के नहीं दे रही? कह रही मम्मी ने मना किया है। तो 5 साल से क्या कर रही हो? वो मम्मी ने अलाउ तुमको किया था। इसका मतलब है पूरी गेम में खराब है। फॉरेन आप क्या करेंगे? पार्टी से अपने आप को कर लें डिटैच। आगे चलें जी। Number 4, कटा दें आप जी। evidence obtained directly by external auditors is more reliable. ठीक है, क्या मतलब है इस बात का? इस पे हम खवातीन की मिसाल लेंगे जी। खवातीन माइंड नहीं कीजिएगा आप। खवातीन में कॉन्सेप्ट है, मैं बताता हूँ आपको, समझाता हूँ, डेमो देता हूँ आपको, ठीक है? इनको मैंने एक बात बताई, मैंने कहा देखो किसी को बताना मत। और मैंने कहा देखो 5। इसने कहा इधर तुझे पता है सर ने 5 कहा है। अच्छा 10। वो बात आगे गई। तुम्हें पता है 15, 20, 30, 45, तुमको पता है सर ने 100। चलो भाई, बात शुरू कहां से हुई थी? खवातीन बिलीव करती हैं वैल्यू एडेड टैक्स के ऊपर। कह रही जब तक किसी बात में मसाला, मिर्च, अदरक, लहसुन ना लगाए ना, मजा नहीं आता उस चीज का। अब एक बात यहां से चली, घूम के मुझे बता रही सर वो आपको पता है 100। इसका मतलब है मैं डायरेक्ट इससे पूछ लेता। तो जो बात मैंने डायरेक्ट इससे पूछी और जो बात घूम के आई है, कौन सी ज्यादा रिलायबल है? चीजें गिर रही हैं, ऑडिट गिर रहा है, अच्छा शगुन नहीं है, खतरनाक हो गया है। ठीक है जी, बात समझे? इसका मतलब है रिपीट करें, जो बात डायरेक्ट मैंने पूछी, जो एविडेंस डायरेक्ट मैंने लिया, दैट इज मोर रिलायबल उस बात से जो मुझे घूम के पता चली। क्योंकि बीच में मिलावट हो गई, बीच में इंफॉर्मेशन कुछ और बन गई, बीच में कुछ चीजें ऐड हो गई और बीच में कुछ चीजें उसमें से लेस हो गई। दोबारा पढ़ लें सर। Evidence obtained directly by external auditors is more reliable. और नंबर 5, Number 5, original documents are more reliable than photocopies. जी ये क्या पढ़ा आपने? ये आपने पढ़े रिलायबिलिटी के 5 एट्रीब्यूट्स। क्या पढ़े आपने ये? सर एग्जामिनर ने बड़ा फ्रीक्वेंसी से सवाल पूछा हुआ है। सिंपल ये सवाल 5 नंबर का कई बार पूछा हुआ है। लिख देता हूँ, क्वेश्चन पूछा हुआ है। सर क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ है? सर आपके पास एक्सपेक्टेड सवाल मौजूद हैं, जल्दी से जाएंगे और पढ़ लेंगे क्वेश्चन नंबर 5। मैं पढ़ लेता हूं। What are the factors that influence the reliability of or evidence? क्या? What are the factors
that influence the reliability of audit evidence. ये सवाल है और जवाब भी आपके सामने दिया हुआ है हजरात। ये हमने मुकम्मल कर लिए फैक्टर्स ऑफ व्हाट, फैक्टर्स ऑफ व्हाट। अब मैं किसके फैक्टर पढ़ा रहा हूँ? ठीक है, रिपीट करो। जितना सैंपल साइज कब ज्यादा होगा, कब कम होगा, कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अब मैं आपको इनफॉर्मल समझाता हूं, फिर हम फॉर्मल पढ़ लेंगे। देखिए मेरा ऑब्जेक्टिव है, पहले मैं लॉजिक दे दूं आपको। अगर मैंने लॉजिक दे दी, अगर तुमने बात समझ ली, फिर तुम्हें याद करने की जरूरत, फिर हम लॉजिकली अपने ओन वर्ड में लिखकर पर्चा पास कर लेंगे। जितना रिस्क ज्यादा होगा, कोई लोग खामोश, जितना रिस्क ज्यादा होगा उतना सैंपल से ज्यादा होगा। ये हमारा ऑडिट का पहला साल है, रिस्क ज्यादा होगा, सैंपल साइज ज्यादा होगा। ऑडिट करते हुए 3-4 साल हो गए हैं, ये पहला साल नहीं है, पिछले साल का एक्सपीरियंस है। लिहाजा इस साल चूंकि रिस्क कम है तो सैंपल साइज कम है। लार्ज कंपनी, स्मॉल कंपनी, लार्ज कंपनी में कंट्रोल ज्यादा, स्मॉल कंपनी में कंट्रोल्स कम, क्योंकि इनके लिए कंट्रोल्स मेंटेन करना, इंप्लीमेंट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। यहां रिस्क ज्यादा, यहां रिस्क कम, यहां रिस्क ज्यादा। स्मॉल कंपनी, लिस्टेड कंपनी, यहां का सैंपल साइज कम होगा, यहां का सैंपल साइज ज्यादा होगा। क्लाइंट पर जो अकाउंटिंग सिस्टम है, जिससे अकाउंट्स बनते हैं, ओरेकल है, सैप है, कोई और सॉफ्टवेयर है, आपका अकाउंटिंग सिस्टम बड़ा कॉम्प्लेक्स है। जितना कॉम्प्लेक्स होगा हमारा रिस्क ज्यादा होगा, सैंपल साइज भी ज्यादा होगा। एक आइटम P&L में, बैलेंस शीट में मिलियंस में है, 1 लाखों में है, 1 हजारों में है। जितना नंबर बड़ा होगा, मिलियंस में होगा, बिलियंस में होगा, रिस्क ज्यादा होगा। जितना रिस्क ज्यादा होगा सैंपल साइज भी, समझ आया? समझा दिया। अब पढ़ लो अंग्रेजी, शाबाश जी। पेज नंबर 6 में आएंगे जी, हेडिंग पढ़ेंगे मेरे दोस्त, फैक्टर्स जी। Factors which influence the sufficiency and appropriateness of audit evidence, both quantity and quality factors covered. Number 1, the assessment of audit risk involved. More risk means more evidence required. Number 2, मैंने ब्रैकेट में समझा के आसान कर दिया है, फिर भी सवाल हम डिस्कस कर लेंगे जी। Number 2, the nature of the accounting and internal control systems. Weak control mean more evidence required. जितने कंट्रोल्स वीक होंगे हमारा रिस्क क्या हो जाएगा? जब हमारा रिस्क बढ़ेगा तो सैंपल साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कॉमन सेंस है, आगे चलें। Number 3, the materiality of the item involved. जी। Example, stock, fixed assets and debtors are material items in the financial statements. Number 4, the auditor's past and current knowledge and experience of the business. Number 5, the source and reliability of the information available from third parties or IMIS of the company. Number 6, size of the organization. A small company is less likely to have as tight control as a large organization. ठीक है। Number 7, the sampling method that the auditor will use to obtain the audit evidence, because the chosen method will also affect the size of the audit sample. पॉइंट नंबर 7 को फिलहाल इग्नोर कर दें। जब हम सैम्पलिंग पढ़ लेंगे, आइजा 530 कवर हो जाएगा तो बात कर लेंगे। आप हजरात से रिक्वेस्ट है कि रिलायबिलिटी के 5 पॉइंट्स और ये जो सफिशिएंसी के 6 पॉइंट है, इसको खुद से एक बार दोबारा पढ़ने चाहो जल्दी से। ये दोनों पे सवाल बनता है स्ट्रेट फॉरवर्ड एज इट इज थ्योरेटिकल। हजरात, हमने आज के लेक्चर के अंदर हमने प्रोसीजर्स को दोबारा रिवाइज किया, हमने कंफर्मेशन कंप्लीट किया, मैंने आपसे मजीद बात की टीओसी की, मैंने आपको मजीद समझाया सब्सटेंटिव क्या होता है। सब्सटेंटिव के अंदर 2 वर्ड्स थे, एपी और टीओडी। फिर मैंने आपको एक और वर्ड बताया, कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्टिंग एट द असर्शन लेवल। फिर हमने एक और वर्ड देखा कि पीएनएल को हम कहते हैं क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन और बैलेंस शीट को हम कहते हैं अकाउंट बैलेंस लेवल। फिर हमने कवर किया कॉन्सेप्ट ऑफ सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, जहां मैंने आपको बताया कि सफिशिएंसी का मतलब है क्वांटिटी और अप्रोप्रिएटनेस का मतलब है क्वालिटी। क्वालिटी में 2 बातें, रेलेवेंस और रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी की 5 बातों पे सवाल बनता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, और क्वांटिटी के फैक्टर्स पर भी सवाल बनता है स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेक्चर 2 को हम यहाँ क्लोज करते हैं, जिसका लेक्चर नंबर 3 होगा, जहां मैं बताऊंगा कि अगर एग्जाम में सवाल आ जाए, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सही, रिपीट करो, एक्सप्लेन द
कॉन्सेप्ट ऑफ सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो मैं उसकी ड्राफ्टिंग कैसे करूंगा, मैं कितने मार्क्स पर कितना लिखूंगा, प्लस मैं बताऊंगा आपको कि ये जो क्वांटिटी और जो वो है अप्रोप्रिएटनेस है, इसका इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन होगा। इन अगर मिसाल दूं मैं, ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा मैं। अगर ये झूला है सीसॉ, अगर ये झूला बना दूं मैं, तो मैं चाहता हूं कि अगर मैं एक तरफ रख दूं क्वांटिटी और अगर मैं एक तरफ रख दूं क्वालिटी, तो वो कौन सा लेवल है, वो कौन सा स्टेज है जहां ये झूला लेवल हो जाए, जिसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो कितनी क्वांटिटी हो और कितनी क्वालिटी हो, ये क्या कॉन्सेप्ट है, यहीं से मैं बात का आगाज करूंगा। लेक्चर नंबर 3 में हम सफिशिएंट एविडेंस के कॉन्सेप्ट को क्लोज करेंगे, फिर हम इसके करेंगे F8 के पास पेपर्स, और आइजा 500 के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा आइजा 320 कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियलिटी, जिसके बाद हम स्टार्ट करते हैं ऑडिट रिपोर्ट। तो आपसे मुलाकात होगी आइजा 500 के लेक्चर नंबर 3 के अंदर।